देखिए, आज की क्लास में हम मैथ्स के कंप्लीट कोर्स का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड। इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने सिंपल इंटरेस्ट का कंप्लीट चैप्टर डिस्कस किया था। अब देखिए, ये चैप्टर है, ये पर्टिकुलर चैप्टर आपका सीआई वाला एस्पिरेंट को थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव इसलिए लगता है क्योंकि आपके पास यहाँ पे 2 या 3 अप्रोच हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इस पर्टिकुलर चैप्टर में मैं आपके साथ 5 से 6 अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की डिस्कस करूँगा, जिससे आपके पास चाहे एग्जाम में कैसा भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए आपके पास, उसको आप इजीली बना लोगे। ठीक है, अब देखिए, अलग अलग अप्रोच में अलग अलग उनकी लिमिटेशन है। लिमिटेशन इन द सेंस कि क्वेश्चन प्रत्येक अप्रोच से आपके पास सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम में डाटा किस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, रेट की परसेंटेज की जो वैल्यू दे रखी है वो क्या दी हुई है, उसके बेसिस पे आपका डिपेंड करेगा कि कौन सा अप्रोच आप लगाओगे जिससे आपका क्वेश्चन है वो थोड़ा जल्दी हो जाए, और जल्दी हो जाए आपके पास कैलकुलेशन कम से कम करनी पड़े। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी क्वेश्चन आप किसी भी अप्रोच से करोगे, क्वेश्चन सभी अप्रोच से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपके पास जितनी ज़्यादा अप्रोच आपके पास यहाँ पे रहेंगी, उतना ही आपके पास ये जो सवाल हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से, सीआई से, जो आपको अब तक कैलकुलेटिव लग रहे थे, तो जितनी ज़्यादा अप्रोच होंगी उतना ही आपको यहाँ पे आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर एक एक करके मैं वो सभी अप्रोच आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपको कि सुंदर है जो महेश को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर, ये रेट दे रखी है आपके पास 10%, 6,000 रुपये की राशि उधार देता है, और जिस पर ब्याज है वो चक्रवृद्धि होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की बात चल रही है यहाँ पर, और 2 वर्ष के अंत में आपको जो ब्याज है वो कैलकुलेट करना है। सिंपल सा मामला क्या है कि रेट आपको 10% दे रखा है और 2 साल का टाइम है और 6,000 रुपये आपका प्रिंसिपल दे रखा है। आपको क्या निकालना है, 2 वर्ष के बाद में कितनी राशि हो जाएगी, मतलब अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो अब एक बात तो समझिए, सिंपल सी बात क्या होती है कि सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब आपके पास चाहे ये सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही हो, चाहे आपके पास कंपाउंड की, जो अमाउंट है, मिश्र धन है, वो आपके पास मूलधन प्लस ब्याज के बराबर होता है। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात हो रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। इतनी सी बात तो आपको समझ में आ गई। मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा पहले कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से करोगे। एक सबसे पहले 2 फॉर्मूले आपके साथ मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो सीआई में आपके पास यूज़ होते हैं। सीआई का फॉर्मूला, जो सीआई का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सीआई का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास यहाँ पर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100, क्योंकि परसेंटेज में होता है ना रेट, और टाइम का आपके पास पावर लगा देना -P। ये आप फॉर्मूला नोट कर लो अलग से। ये आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं अमाउंट के बारे में, ठीक है, अमाउंट के बारे में बात करूं यानी मिश्र धन के बारे में, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि इसमें जो है प्रिंसिपल में माइनस नहीं करता हूं, सिंपल सी बात है, तो या फिर ब्याज में मैं प्रिंसिपल जोड़ देता हूं, एक ही बात तो है। तो फिर इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये हो जाएगा P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर T। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। ये 2 फॉर्मूले छोटे छोटे से। ये अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है तो आप प्रिंसिपल माइनस कर दोगे, अगर अमाउंट की बात कर रहा है, मिश्र धन की बात कर रहा है, तो आप प्रिंसिपल माइनस नहीं करोगे। तो ये 2 छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। अब सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में आप क्या करते थे, PRT/100 कर देते थे, तो आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे करोगे P1 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, ऐसा कुछ करोगे तो आपके पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इतनी सी बात आपको समझ में आ गई कैसे क्या चीज़ें चल रही हैं। इतनी सी बात तो ये है। अब सबसे पहले जो बात है समझने की, इस सवाल को इस पर्टिकुलर तरीके से करें तो क्या हो जाएगा आंसर, आपको कि 2 वर्ष के बाद में वो पूछ रहा है आपसे कितनी राशि हो जाएगी, आपके पास अमाउंट की बात कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि पहले प्रिंसिपल रखिए, प्रिंसिपल 6,000 रुपये रखा आपने, और 1 प्लस, और रेट कितना हो जाएगा, आप कहोगे 10% है तो 10/100, और पावर कितनी लगेगी इसकी, आप कहोगे 2 लगेगा। माइनस P करूँगा क्या, नहीं करूँगा, क्योंकि आपके पास ये अमाउंट की बात ही कर रहा है। तो आप इतना ही सॉल्व कर लोगे, 6,000 रुपये
और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इससे ये 0 कट जाएगा, ये 11/10 हो जाएगा। स्क्वायर करोगे आप कहोगे 121/100 हो जाएगा। ये 2 0 से ये 2 0 चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 6 एकम 6, 1 0 तो आएगा ही, और 12 पंजो 60, 12 6 72, ठीक है। 7260 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपने निकाल लिया, आपको कि ये तो हम ऐसे ही कर लेंगे इस सवाल को, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे आपके पास सवाल आगे बढ़ेंगे इसी क्लास में, तो आपको लगेगा कि और भी हमें अप्रोच आनी चाहिए जिससे सवाल और थोड़ा बेहतर तरीके से सोचा जा सके, ठीक है। ये एक अप्रोच है सिंपल सा आपको क्वेश्चन की सॉल्व करने की, ये आपको समझ में आया तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे आप कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। दूसरा देखिए सेकंड अप्रोच क्या होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। सेकंड अप्रोच क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, रेट को पकड़ो। आपने कहा रेट हमको 10% दे रखा है, ठीक है। तो 10% मुझे बताइए क्या होता है, हमने परसेंटेज की क्लास में पढ़ा था कि 10% होता है वो 1/10 होता है। तो सिंपल सा क्या करना है कि 10 रुपये पर आपको ब्याज मिल रहा है एक रुपये का, ठीक है। तो इसको क्या करना है कि ऐड कर लो, तो 11/10, ठीक है, ये लिख लिया आपने, ऐड कर दिया तो ये आपके पास मिश्रधन हो गया। अब कुछ नहीं करना, आपके पास जितना टाइम दे रखा है उतनी पावर लगा दो इसके। आप कहोगे जितना टाइम दे रखा है उतनी पावर लगाएंगे, तो क्या कर देंगे, टाइम है वो 2 साल का दे रखा है तो 2 की पावर लगा दी, आपके पास क्या बन गया ये 121/100। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि ये जो आया है अभी फिलहाल में 121/100 ये है क्या। अब इसमें जो ये नीचे है ना जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है 100 है, ये आपके पास प्रिंसिपल है, और ये जो ऊपर है 121 लिख रहा है ये आपके पास क्या है, अमाउंट है, ठीक है, ये अमाउंट है। अगर मुझे ब्याज निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का माइनस कर दूंगा। तो दोनों का माइनस करूंगा तो कितना ब्याज आ जाएगा, आप कहोगे 21 ब्याज आ जाएगा, ठीक है, 21 रुपये। 21 रुपये ब्याज कब आ रहा है, आप कहोगे जब 100 रुपये प्रिंसिपल हो, 10% की रेट हो तो 21 रुपये ब्याज आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, आप कहोगे बिल्कुल। अब देखिए इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो फिर अब सवाल में कुछ नहीं बचा, अब डायरेक्ट क्या करोगे आप, आपने ये रेशो निकाला। अब मुझे बताइए आपके पास जो वैल्यू दे रखी है 6000 रुपये, ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे 6000 जो वैल्यू दे रखी है हमको वो तो 100 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, आपको अमाउंट ही निकालना है, तो 121 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल 2 0 से 2 0 गायब करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास वही आ जाएगा 7260। ये आपके पास दूसरा तरीका हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको किस तरीके से किया है। अब आप कहोगे अगर ये 3 साल का मामला होता, अगर 3 साल का मामला होता तो कुछ नहीं, 11/10 था उसका क्या कर देते, क्यूब कर देते, तो ये कितना बन जाता, आप कहोगे ये बन जाता आपके पास 1331/100, नहीं 1000, ठीक है। तो 1000 रुपये पर इतना मामला आपको मिलता, तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलता, आप कहते हैं यहाँ पे 331 रुपये, ठीक है। कितने पर ब्याज मिल रहा है ये, आप कहोगे ये ब्याज जो मिल रहा है हमको वो यहाँ पर 1000 रुपये पर मिल रहा है। 1000 रुपये आपके पास मूल रकम थी जिस पर 331 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि ये किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आप कहोगे ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये दूसरा मेथड हो गया। तीसरा मेथड क्या कहता है आपका, थर्ड मेथड है जो आपका वो ट्री मेथड है, ठीक है। ट्री मेथड आपने सुना भी होगा पहले, ट्री मेथड। इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें करना ये होता है कि आपके पास जो रेट दे रखा है, ठीक है, रेट को पकड़ो या फिर आप प्रिंसिपल को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ सकते हो, ठीक है। तो रेट या प्रिंसिपल को लेकर फिर आगे कैलकुलेशन करनी रहती है, इसमें सिंपल सी बात है। तो आप कहोगे कि रेट को और प्रिंसिपल को कैसे, देखो ये 10% की रेट है, 10% को लिखो, आप कहोगे 10% को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/10, 2 साल की बात हो रही है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो उतना आपको यहाँ पे ले लेना 100 प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर उसके बाद में आगे कैलकुलेशन कर देनी है, 2 बार है तो 2 बार यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। 3 बार है तो फिर 3 बार का काम करेंगे। तो फिर यहाँ पे आपने कर दिया 10, ये 10, ठीक है। और आपके पास ये पहले ये आपको लेना समझ में आ गया, ये प्रिंसिपल कैसे ले रहा है, ये 100 कैसे लिया मैंने। दूसरी चीज़ क्या कर सकते हो आप कहोगे मुझे नहीं पता चल रहा है कि 100 लेना है, क्या लेना है, कुछ लेना है। आप कह रहे हो कुछ पता नहीं चल रहा था, आप क्या करोगे, जो प्रिंसिपल दे रखा है ना आपको उसी को ही ले लो। तो प्रिंसिपल आपको जैसे 6000 रुपये दे रखा था, ठीक है, तो इसी को आप क्या ले लो, प्रिंसिपल ले लो। अब इसमें क्या करो, ट्री मेथड लगाओगे तो पहले साल का आप 10% निकालो इसका, आप कहोगे 10% निकाल देते हैं, 10% हमने निकाल दिया तो आप कहोगे 600 रुपये आ गया, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा क्या करोगे, अब दोबारा इसका यहाँ पे इसका है, इसका दोबारा, ये तो पहले साल का हुआ है ना, तो दूसरे साल भी निकालोगे, आपको दूसरे साल भी निकाल दिया, 600 रुपये आ गए। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये 2 साल का मामला, अगर 3 साल का होता तो क्या करता मैं, एक बार और निकाल देता, यहाँ पे 600 रुपये आ जाता, ठीक है। लेकिन 2 साल का मामला है तो इसलिए मैंने 2 बार निकाल दिया।
अब मैंने आपको जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज़ और बोली थी आपको, क्या बोली थी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपके पास ब्याज पर ब्याज होता है। मतलब ब्याज तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ जो ब्याज आपके साथ पहले साल में मिला था उस पर भी ब्याज मिलेगा आपको। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा होता तो जैसे 600 रुपये पहले साल मिल गया मुझे, तो अगली साल 600 मिल गया, अगली साल भी 600 मिल जाएगा, कितनी भी साल आगे चलने वाली हैं उनमें सब में 600 ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट की तो चीज़ें कुछ थोड़ी सी बदल जाएंगी। कैसे? 600 तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो 600 है इसका दूसरे साल भी कुछ ना कुछ हिस्सा मुझे मिलेगा। कितना मिलेगा? रेट के बराबर मिलेगा। इसका रेट कितना है? 1/10। 10% का मतलब 1/10 हो जाएगा ना, 10% निकाल लो या फिर इसको ऐसे लिख लो 1/10। तो इतना एक्स्ट्रा और मिलेगा मुझे। तो इसका 1/10 मैंने निकाला था, आपको कि 60 रुपये। तो ये जो 60 रुपये है ये क्या है मुझे बताइए आप। ये जो 60 रुपये है ये ब्याज पर ब्याज है। ये बात आपको समझ में आ गई? आप कहोगे इस 600 पे क्यों नहीं निकाल रहे फिर ब्याज पे ब्याज? इस 600 पे इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि ये दूसरी साल पहुंच गया है, ठीक है। दूसरी साल तक ही तो देखना है हमको। अगर तीसरी साल पे मैं चलता तो फिर इस पे भी निकालता, ठीक है। तो बात ये समझ में आ गई। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि ये 6000 दे रखा था, इस पर हमने ब्याज पहले साल निकाल लिए, 600 रुपये आ गया, ठीक है। और ये दूसरी साल का ब्याज हो गया, ये भी 600 रुपये आ जाएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात हो रही होती तो 1200 रुपये मिल जाता है इस पर, लेकिन बात चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो ये जो पहले साल का जो 600 रुपये था इस पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर कितना ब्याज मिलेगा? 10%, रेट के बराबर ही मिलता है। तो ये 60 रुपये ब्याज मिल जाएगा। अब मुझे बता दीजिए कि टोटल ब्याज कितना हुआ। अगर टोटल ब्याज की बात चल रही है और कंपाउंड इंटरेस्ट की चल रही है तो आप कहोगे 600, 600, 1200 और ये 60 रुपये, तो 1260 रुपये ब्याज मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सीधा बता सकते हो कि ब्याज की कैलकुलेशन इस तरीके से 1260 रुपये ब्याज मिल गया। अब कहोगे आपसे ये तो नहीं पूछा था, आपसे तो यहाँ क्या पूछा था कि वह 2 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी। तो इसको कितने में जोड़ दोगे आप? 6000 में जोड़ दोगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, 7260 रुपये। बात क्लियर हुई? ये आपका कौन सा मेथड हो गया? ये 3rd नंबर का मेथड हो गया, ठीक है। ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है आपको? अब जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास ये 100 रुपये हैं, ठीक है, 100 रुपये है। अगर ये 3 साल का मामला, 2 साल का मामला होता है तो क्या करते हैं हम इसमें? जैसे 100 रुपये मूलधन ही मान लिया मैंने, मूल रकम मान ली, प्रिंसिपल। तो आप कहोगे पहले साल इस पर 10% मिल जाएगा, दूसरे साल 10% मिल जाएगा। ये तो हो गया यहाँ तक, लेकिन इस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल 1 रुपये मिल जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ से जो टोटल मिल रहा है वो आपके पास कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है आपको? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि केवल सेकंड ईयर का ब्याज कितना है, सेकंड ईयर का ब्याज कितना है, तो आप बता दोगे क्या? आप कहोगे कि 11 रुपीज़ है, ठीक है। अगर मैं केवल सेकंड ईयर का पूछूं तो 11 रुपये आ जाएगा। अगर कब मैं फर्स्ट ईयर का ही पूछूं तो आप कहोगे 10 रुपये आ जाएगा। अगर मैं टोटल पूछूं तो आपके पास कितना आ जाएगा? 21 रुपये आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही है ये किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो अब चीज़ें क्लियर हुई थोड़ी सी। अब आप कहोगे ये तो 2 साल का तो हो गया, ठीक है, लेकिन अगर ये 3 साल का मामला हो तो फिर क्या होगा? देखो 3 साल का मामला हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस पर मुझे बता दो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा। आप कहोगे पहले साल 10 रुपये मिल जाएगा। फिर 10-10 रुपये तो हर साल रहेगा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी ब्याज पे ब्याज मिलना बाकी है। तो यहाँ पर 10 रुपये पर 10% की रेट से मैं ब्याज निकालूंगा। 10% रेट है, ठीक है, 10% रेट है। तो इस पर मैं अगर ब्याज निकालूँ तो आप मुझे बताइए कितना मिलेगा। आप कहोगे कि 10% का 10% निकालूंगा, ठीक है, तो फिर कितना मिलेगा? आप कहोगे कि 10% का 10% क्या होता है? 1 रुपये होता है। 10% का 10% का मतलब 1/10 ही तो होगा, 1/10 निकालना है इसका, तो 1 रुपये हो जाएगा। ये इसका 1 रुपये निकाल दिया आपने, ये ठीक है। अब ये तो हो गया इतना काम। अब इस 10 रुपये का निकाल दीजिए मुझे। तो आप कहोगे इस 10 रुपये का यहाँ पर निकलेगा 1 रुपये। इतनी बात क्लियर है? इस 10 रुपये का यहाँ पर बता दीजिए मुझे। आप कहोगे यहाँ पर 1 रुपये आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई? ये 1-1 रुपये क्या आ गया, ये किस तरीके से आ रहा है? आप कहोगे ये तो समझ में आ गया, ये कैसे कैसे आया। देखो ये 10-10 रुपये तो ऊपर वाला समझ में आ गया कि ये तो इतना आना ही आना है। इस 10 रुपये का यहाँ पे 1 रुपये आ गया, ये ठीक है। इस 10 रुपये का यहाँ पर 1 रुपये आ गया, ये भी ठीक है। अब इस 1 रुपये का भी तो कुछ ब्याज लगेगा, आपको बिल्कुल लगना चाहिए इसका भी। तो इसका भी 1/10 यहाँ पे लगेगा, तो इसका कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.1, ठीक है। ये भी यहाँ पे एक ब्याज आने वाला है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई आपको, ये किस तरीके से आया ये वाला ब्याज। तो इस तरीके से यहाँ पे ये चलने वाला है। इस ब्याज का ब्याज आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो अब मुझे ये बता दीजिए कि टोटल कितना हो गया। आप कहोगे 10, 10, 20, 10, 30, 30 तो ये हो गया।
और 1 2 3 3 ये हो गया और 0.1 और हो गया तो 0.1, तो ये कितना हो गया 33.1 हो गया। ठीक है, तो 100 रुपये पर अगर 3 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात हो तो आप कितना बताओगे, 33.1 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा 3 साल के लिए। ये आपको ट्री मेथड समझ में आया। अगर ये 4 के लिए हो, 4 के लिए भी क्या करोगे, फिर एक बार और 10 आ जाएगा, फिर इसका ब्याज यहाँ पे लगेगा, इसका ब्याज यहाँ पे लगेगा, इसका ब्याज लगेगा, फिर जो नीचे ब्याज आ रहा है उसका भी ब्याज लगता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें चलने वाली हैं। तो ये बातें क्लियर हुई आपको किस तरीके से ब्याज पे ब्याज आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, इसके बाद में और थोड़ा सा समझिए आपका मेथड नंबर 4। ठीक है, मेथड नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है कि आप क्या करो, सबसे पहले प्रिंसिपल को ही उठा लो। ठीक है, प्रिंसिपल आपने उठा लिया, प्रिंसिपल जो उठाया है उसको ही आपने पकड़ा और उसके साथ ही कैलकुलेशन स्टार्ट किया। कैसे, प्रिंसिपल जैसे P दे रखा है, जैसे कि मैं अभी इस सवाल में नहीं चल रहा, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, मैंने 100 रुपये लिया, तो 100 रुपये पर मैंने क्या किया कि पहले साल 10% की रेट है वो 10% की है, तो इस पे ब्याज मुझे बताइए पहले साल आप कहोगे कि इस पे ब्याज निकाल लिया मैंने 10% के हिसाब से, तो आप कहोगे 10 रुपये मिल गया। अब इस ब्याज को लो नीचे और इस पे फिर ब्याज लगाओ, इस 10 रुपये को अब प्रिंसिपल मान लो, अब इस पे ब्याज निकालूंगा तो आप कहोगे 1 रुपये आ गया। अगर मैं 3 साल की बात चल रहा हूँ तो इसको एक बार और यूज़ करना पड़ेगा। 1 रुपये पर मुझे ब्याज निकालना 10% का, तो आप कहोगे 0.1 आ गया। ये आपके पास 10% निकाला है इसका। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ये हो गया। अब इसके बाद में एक कुछ नंबर्स हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे कि अगर 2 साल का मामला हो तो आपको डिजिट याद रखनी है 2 1, 3 साल का मामला हो तो डिजिट याद रखनी है आपको 3 3 1, 4 साल का मामला हो तो आपको डिजिट याद रखनी है 4 6 4 1। आप कहोगे ये क्या मामला है, क्योंकि ये मामला ऐसा है, ये आपके पास इनके वो बताएंगे कितनी टर्म आने वाली हैं। जैसे कि पहली टर्म है जो आई है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी टर्म है उसको 1 से करना है। अगर 3 साल का मामला है, जो पहली टर्म आई है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी टर्म को 3 से करना है, ये इसको 1 से करना है। अभी आपको कुछ थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे, ये जो कहीं ना कहीं ट्री मेथड था ना, जो आपका ट्री मेथड है, उसी को ही मैंने जो ऐसे लिख रहा था वो ट्री मेथड ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो उसी को ही थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बस फ़र्क क्या है, इसमें मैंने जो वहाँ पे क्या कर रहे थे कि जो वैल्यूज़ आ रही थी ना आपके पास, आप याद करो 3 साल का मामला चल रहा था तो 10 10 10 ये आ रहा था, तो वही चीज़ है उसको क्या कर दिया हमने इस बार, जो 10 10 10 को ऐसे लिख दिया, यहाँ पे पहले वहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं हॉरिजॉन्टली, यहाँ पे वर्टिकली लिख दिया। अब होगा क्या, 3 साल का मामला है तो मेरे को जो मल्टीप्लाई करना है वो कितने से करना है, 3 3 1 से, तो इसको 3 से करूँगा, इसको 3 से करूँगा और इसको 1 से करूँगा। अब याद करो वही चीज़ बन गई कि 10 है वो 3 बार रिपीट हो रहा था, तो उस ट्री मेथड में भी जो 10 था वो 3 बार रिपीट हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। 1 है यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है, तो ट्री मेथड में याद करो 1 भी आपके पास 3 बार रिपीट हो रहा था। आपको कहाँ कहाँ देखो, 1 यहाँ, 1 यहाँ और 1 यहाँ, 3 बार हो रहा था कि नहीं हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। और एक और लास्ट में आ रहा था 0.1, वो केवल एक बार था, तो वो केवल एक बार आ गया है। तो यहाँ से जो सॉल्व करोगे इसको तो फिर ओवरऑल वही चीज़ आने वाली है जो पहले ट्री मेथड में आई थी। बस इसमें क्या होगा कि चीज़ें आपको देखने में थोड़ी सी आसान लगेंगी। तो यहाँ पे ये 30 हो गया, ये आपके पास 3 हो गया, ये आपके पास 0.1 हो गया, दोबारा ऐड करोगे सबको 33.1 ही आने वाला है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें समझ में आई, थोड़ी सी क्लैरिटी हुई चीज़ों की। अगर मैं बोलूँ कि ये 100 है, इसको 2 साल के लिए लगाना है, आपको कि 10% की रेट निकाली आपने, तो आप कहोगे 10, इस 10 का दोबारा ले लो यूज़ में, आप कहोगे 10% दोबारा निकालो इसका, आप कहोगे 1 रुपये। 2 साल के लिए मैंने अभी मल्टीप्लायर क्या बताया था कि 2 को इससे करना है, इसको 1 से करना है, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 1, तो क्या तो हो जाएगा आपके पास 21 रुपये ब्याज मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कहोगे कि ये 4 साल के लिए लगाना पड़े, 4 साल के लिए लगाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो। 10% की रेट निकालो आप, 10% का मतलब तो समझ पा रहे हो ना, 1/10, तो ये निकाला आपने, ये 10 रुपये आ गया। इस 10 रुपये का दोबारा निकाल लो, आप कहोगे इसका 1 रुपये आ गया। इस 1 रुपये का दोबारा निकाल लो, आप कहोगे इसका 0.1 आ गया। इस 0.1 का एक बार और निकाल लो, क्योंकि 4 बार चलना है, आप कहोगे इस 0.01 आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपको।
अब आप कहोगे कि 4 साल के लिए क्या क्या मल्टीप्लाई करना था। अभी मैंने बताया था कि थोड़ी देर पहले कि 4 6 4 1 इससे मल्टीप्लाई करना है। तो पहली संख्या 4 से मल्टीप्लाई, दूसरी 6 से मल्टीप्लाई, तीसरी आपके पास 4 से मल्टीप्लाई, चौथी आपके पास 1 से मल्टीप्लाई। तो इस तरीके से ये ट्री मेथड ही है, उसको थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आपके सामने। तो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से बदल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपके पास 6, ये हो जाएगा आपके पास 0.4 और ये हो जाएगा आपके पास 0.01। सबको ऐड करो, ये हो जाएगा 46.41। बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पे ऐड करोगे इसको तो ये आपके पास ओवरऑल क्या बनेगा 46.41। अब किसी भी मेथड से निकाल के देख लो, हमेशा आपके पास यही आएगा निकालने पर, ठीक है। तो अब देखिए ये आपके पास 4 साल के लिए ऐसे निकालना आसान हो जाएगा। अब आप कहोगे अगर मैं इसको बेसिक तरीके से करना चाहूँ, आप बेसिक तरीके से करना चाहो तो वो क्या मामला था। देखो 100 रुपये आपको दिया हुआ है, बेसिक अप्रोच आपने सीखी थी, उसमें क्या करते थे 10% की रेट है। तो इस पर क्या करोगे आप कहोगे हम इसको लिखेंगे 1/10, ठीक है। 1/10 का 11/10, 11/10 का की पावर 4 लगानी पड़ेगी। अब ठीक है, अब देख रहे हो यहाँ पे कैलकुलेशन का थोड़ा सा काम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। 11 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, आप कहोगे 11 को हमको करना पड़ेगा 2 बार, तो 121 तो आएगा, फिर दोबारा 121 को 121 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर चीज़ें इस हिसाब से चलेंगी, ठीक है। तो बातें समझ पा रहे हो ये। और बटे में जो आएगा आपके पास 10 की पावर क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। फिर जो आएगा ऊपर आएगा वो आपके पास अमाउंट आएगा, उसमें से ये नीचे ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपके पास जो है एक्चुअल में CI की वैल्यू आएगा। लेकिन इस वाले तरीके से अगर केवल आपके पास अगर 2 ही मेथड आपको पता है, एक ये वाला या फिर एक फॉर्मूला वाला, फॉर्मूले में क्या रखोगे P × 1 + R डिवाइड बाई 100 × T। तो यहाँ पे क्या करोगे P आपके पास 100 रुपये था, तो इस पे क्या करोगे 1 प्लस ये वही चीज़ हो गई आपके पास 1/10 आ जाएगा, तो ये 11/10 और इसकी पावर आपके पास 4 - 100। तो कहीं ना कहीं आपके पास वही चीज़ बढ़ गई ना, कैलकुलेशन बढ़ गई है। तो उसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए तो हम बहुत सारे मेथड डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यही इनकी आपके पास अंडरस्टैंडिंग है और इसी को आपको समझना है चीज़ें कि कैसे आपको आसान होने वाली है यहाँ पे। तो ये बात आपको समझ में आई। अब ये जो मेथड अभी हमने सीखा है, इससे मैं बात करूँ, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। 2 साल का मामला है, 6000 रुपये है, आपको कि 6000 रुपये है, ठीक है। इस पर 10% निकालो, आपको कि 600 रुपये। इस 600 का आप दोबारा 10% निकाल लो, आपको हो गया इसका 60 रुपये। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है आपको 2 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये हो जाएगा 1200 और ये हो जाएगा 60। तो 1260 आपके पास ब्याज आ जाएगा और 1260 को इस 6000 में जोड़ोगे तो 7260 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप आसानी से निकल लोगे इस सवाल को। तो ये बात समझ में आ गई। ये थोड़ा मेथड आपका काम करेगा बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में, ये बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को आपको आसान कर देगा कहीं ना कहीं, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, समझ में आया? आगे बढ़ें इसके बाद में। और देखिए इसमें जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी और ऐसे भी सोची जा सकती हैं। कैसे? जैसे कि ये आपके पास 10% का मामला है ना, 10% का। तो अगर रेट आपके पास वेरिएबल हो, बदल रही हो हर साल, ठीक है, तो फिर जैसे कि पहले साल 10% की है, दूसरे साल मान लो आपके पास 20% की बोल दे आपसे, तो फिर कैसे करोगे आप? तो बेसिक अप्रोच क्या रहेगी, आप अभी तक क्या कर रहे थे कि 10 की जो वस्तु है इसको ऐसे कर सकते हो आप। आपने जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में भी पढ़ा था या ऐसे परसेंटेज में पढ़ा था, 10 से कोई वस्तु 11 हो जा रही है, 20 को बोलोगे आप, 20 से आप इसको लिखोगे 5, 1/5 लिख लो, 1/5 नहीं लिखना तो 100/120 कर लो इसको, ठीक है। तो 100 से वस्तु कितनी हो जाएगी, आपको 120 हो जा रही है, या फिर 10 से 12 हो जा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये जो वैल्यू आएगी ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये प्रिंसिपल आ जाएगी। ये जो वैल्यू आएगी ये क्या आ जाएगी आपके पास, ये आपके पास इस बार अमाउंट आ जाएगा। दोनों को माइनस करोगे, यहाँ से CI निकाल लोगे। ऐसे भी कर सकते हो, वही चीज़ है जैसे कि 10% को 2 बार लिखा रहे हो, तो 10 से 11 हो जा रही है, दूसरे साल 10 से 11 हो जा रही है, ये आपके पास 100, ये आपके पास 121 और कितना बढ़ गया आपके पास 21 रुपये बढ़ गया। तो यही आपके पास क्या हो जाएगा, CI हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? देखो एक क्वेश्चन पे मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको समझ में आ गए तो आगे क्वेश्चंस तो आप सब कुछ बना ही लोगे, ठीक है। तो केवल ऐसा नहीं है क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है, सब अप्रोच आपको आना चाहिए। और यही इन क्लासेस का जो चल रही है, ये फाउंडेशन बैच जो है कंप्लीट मैथ का, उसका मोटिव ही यही है, ठीक है, कि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग होना कंसेप्ट के रिगार्डिंग, कहाँ पे हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं, आई होप, ठीक है।
इसके बाद में देखिए थोड़ा सा और सोचा जा सकता है इनके रिगार्डिंग थोड़ा सा अलग तरीके से। और ये आपके पास पांचवा मेथड, पांचवा बोलो छठा हो गया शायद ये, तो पांचवा मेथड कौन सा है? देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैंने ये बोला कि आपसे देखो 10% की रेट का तो आपको समझ में आ गया ना, 4 साल तक हमने देख लिया था। अगर मैंने ये बोला कि शुरू में आपके पास 100 रुपये हैं, उस पर आपने पहले 10% की रेट लगाई, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से, बहुत काम आएगा ये वाला मेथड भी। 10% की रेट लगाई तो अब मुझे बताइए कि कितना आपको ब्याज मिलेगा। आप कहोगे 10 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 1 साल बाद में मामला कितना हो गया? आप कहोगे कि एक इसमें 100 रुपये में मैंने जोड़ा 10 रुपये, तो 110 रुपये बन गए, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब दोबारा 10% अगले साल अगर रेट लगेगी, क्योंकि रेट तो वही सेम है, तो फिर अब क्या मामला हो जाएगा? अभी आप कहोगे कि इस पे मैंने ये 10% निकाला तो आपके पास क्या बन रहा है? आप कहोगे 11 रुपये बन रहा है। तो अब जो इसमें जोड़ के आपके पास मामला है वो अमाउंट कितना हो जाएगा? आप कहोगे 121 रुपये हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ रही है? ये जो मैं गोला गोला इन पे कर रहा हूँ ये है क्या? ये आपके पास अमाउंट है अलग अलग साल का। ये पहले साल बाद में है, 1 साल बाद में, ये 2 साल बाद में है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना, ये जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ इनको, ये क्या है? ये ब्याज है। पहले साल का ब्याज 10 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 11 रुपये, ठीक है। अगर आपसे ऐसे पूछ ले सवाल में कि दूसरे साल का ब्याज कितना है, पहले साल का ब्याज कितना है, तो आप यहाँ पे ये वाला मेथड अप्लाई करोगे या फिर ट्री वाला मेथड अप्लाई करोगे। तो फिर यहाँ पे कैसे बताओगे? 11 रुपये है दूसरे साल का ब्याज, पहले साल का कितना था? 10 रुपये। अगर मैं आपसे पूछूँ कि तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप कहोगे ये 120 रुपये था, 121 रुपये, इस पर फिर दोबारा 10% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे कि 12.1 आ जाएगा, ठीक है, 12.1 आ जाएगा। अब इसमें जोड़ोगे आपके पास ये कितना बन जाएगा? ये 133, ठीक है, 133.1 हो जाएगा ये। अब ये 133.1 हो गया, ये है क्या? ये कहोगे आप जो ये बना है फिलहाल में, ये अमाउंट बना है, 3 साल के बाद में अमाउंट बना है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि तीसरे साल में जो ब्याज मिला है वो केवल तीसरे साल का ब्याज कितना है, तो आप कितना बताओगे? 12.1 होगा, दूसरे साल का 11 रुपये होगा। तो ये आप कभी कभी सवाल ऐसे पूछ लेता है तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो, और इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। अगर सवाल को देखना है, पढ़ना है, पूछा क्या है सवाल में केवल 2 वर्ष तक का ब्याज पूछा है या दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, ठीक है। तो सवाल की गंभीरता को समझते हुए सवाल को पढ़ना है और समझना है क्या पूछा जा रहा है, उसी हिसाब से आंसर आएगा। तो ये बात समझ में आई, 12.1 11। अगर मैं टोटल ब्याज की बात करूं, अगर मेरे से ये पूछे कि टोटल 3 साल तक का ब्याज कितना हो जाएगा, तो सबको ऐड कर दो इन सबको, या फिर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ का डिफरेंस देख लो, या फिर इन सब ब्याजों को ऐड कर दो, एक ही चीज़ है। तो इनको ऐड करोगे तो ये कितना हो रहा है? 21 और 12.1 33.1 आएगा, या फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लो तो ये भी आपके पास 33.1 आएगा। दोनों तरीके से आप देख सकते हो। तो ये भी एक तरीका है आपका क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बात समझ में आ रही है ये आपको किस तरीके से चीज़ें चल रही है? ये कहीं ना कहीं उस तरीके से ही है जैसे कि किसी ने 100 रुपये में 1000 रुपये में या 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदी, उसने ए ने बी को 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, बी ने सी को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, सी ने डी को 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया। तो लास्ट में उसने कितने में बेचा होगा, उसको कितने का डिफरेंस आ गया। तो वही चीज़ें चल रही है ना कुछ इस तरीके से। ये कंसेप्ट थोड़ा थोड़ा हम आप याद करो। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस में, परसेंटेज में, इसकी ग्लिम्स में आपको पहले ही देख चुका हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें काम आती हैं, और ये सब चीज़ें देखो आपको इंटरलिंक करते हुए चलना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि सबको अलग अलग मानते हुए चलना है। सभी चीज़ों को आप याद किया करो, कि समझा करो कि हाँ ऐसा कुछ हमने पहले भी किया था, ऐसा ऐसा वहाँ पे और वहाँ पे इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ें सब चलेंगी जब दिमाग में, तब चीज़ें आपके पास क्लियर रहेंगी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसके साथ साथ एक लास्ट मेथड और समझ लीजिए। आप कहोगे इतने सारे मेथड आपने डिस्कस कर दिए, तो देखिए लास्ट मेथड क्या हो जाएगा। लास्ट मेथड है आपका पास इक्विवेलेंट रेट वाला, ठीक है, इक्विवेलेंट रेट वाला। और इसमें क्या करना है? इसमें कुछ नहीं करना, ये बहुत आसान काम है। इसमें आप एक वैल्यू याद करोगे इक्विवेलेंट रेट की, और उससे डायरेक्ट प्रिंसिपल को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा, सिंपल। आप कहोगे ये तो बहुत काम का है, बिल्कुल काम का है ये। तो आप याद करो, जैसे कि मैंने ये इक्विवेलेंट रेट वाला कंसेप्ट आपके साथ सिंपल इंटरेस्ट में भी डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा था कि पी के साथ आपको डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट को जब मल्टीप्लाई करते हो, आर इक्विवेलेंट क्या था वहाँ पे? आर इंटू टी था, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हो, आपने देखी है पिछली वाली क्लास कि, तो आपके पास सीधा क्या आ जाता है? आपके पास ऐसा ही आ जाता था। और ऐसे ही यहाँ पे एक आर इक्विवेलेंट हम निकालना सीखेंगे, तो उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सीधा क्या आ जाएगा? आपके पास ब्याज आ जाएगा। जैसे कि मैं 10% के लिए मैं बात करूँगा,
ठीक है। और 2 साल के लिए मैं बात करूँगा तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये आपके पास हो जाएगी 21%, ठीक है। तो ये याद रख लो डायरेक्ट। आप कहोगे ये कैसे याद करेंगे, क्या मामला है इनका। तो देखिए मैंने आपको थोड़ा सा आप रेगुलर क्लासेस देखते हो और पहले से जुड़े हुए चैनल से, तो आपको पता होगा इसमें कि ये कंसेप्ट मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया था एक रिवीजन वाली क्लासेस में, कि जो आर इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है कि ये देखो रेट है और ये आपके पास टाइम लिखा हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल, और इसमें अगर रेट ये दे रखी है वैल्यूज आपको, और अब ये इक्विवेलेंट रेट है, ठीक है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज हैं ये सभी। इस वैल्यू को, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप जब प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपके पास सीधा सी आई निकल के आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सी आई निकलेगा सीधा, ठीक है। तो आप कहोगे ये कैसे, देखो करना क्या होता है इसमें, अगर ये देखो 2 साल वाला मामला है, 2 साल का मामला है, तो इसको करना कैसे, याद कैसे करना है, देखो 2r इंटू आर स्क्वायर, 2r और फिर इसके बाद में आर स्क्वायर, ये 2 पॉइंट रहेंगे। ये कैसे है, ये स्लैश लग रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि पॉइंट के पीछे की संख्या है सब ये। तो 2r और आर स्क्वायर, जैसे 1% की रेट लिया आपने तो क्या हो जाएगा 2 + 0.1, ये कहीं ना कहीं आपके पास सक्सेसिव वाला ही केस है। आप याद करो ए बी रूल ही है, ये कुछ नहीं है, बस वही है। ए बी रूल कैसे, 1% + 1% + 1 इंटू 1/100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2.01, ये सक्सेसिव ही है। जो ए बी रूल आपने परसेंटेज में पढ़ा था वही है, बस उसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.08, इसको डायरेक्ट याद करो आप। तो ये कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे जो लिखी है ना, ये लिमिटेड वैल्यूज हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है। आप देखोगे कि अगर ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद है ना, तो आपके पास कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आप फास्ट कर लोगे और आप देखते ही कभी कभी क्वेश्चन का आंसर टिक कर दोगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आपसे 5% की वैल्यू, ठीक है, 5% आपको दे रखा है और 2 साल का मामला दे रखा है, और आपसे सी आई की वैल्यू पूछ ली, तो आप क्या करोगे, आप याद कर लो 10.25, कैसे 5 का 10 डबल किया 10 और 5 का स्क्वायर किया 2.25, ठीक है। अगर मैं बोलूँ आपसे कि यहाँ पर 10% दे रखा है, 15% दे रखा है, तो 15 का क्या हो जाएगा 30, और पॉइंट के पीछे कितना आ जाएगा आपके पास 15 का स्क्वायर आपको 225, 2.25 तो 32.25 आ जाएगा। या फिर आप ए बी रूल से निकाल लोगे, वो तो निकाल लोगे। अगर मैं 3 साल के बारे में बात करूं तो 6.09, ये वैल्यूज़ तो आपको याद हो जाएंगी इजीली। 10% के लिए क्या हो जाएगा 10 + 10 + 10 इंटू 10/100, तो यहाँ क्या हो जाएगा 21%, ठीक है। तो ये 21% हो गया। ऐसे ही आपके पास ये 3 साल का मामला है, आप निकालना चाहो तो वैसे तो निकाल लोगे, कैसे ए बी रूल से, ए बी रूल से निकालना चाहो सक्सेसिव से, तो 1% को 1% और 1% 3 बार लगाना है, तो आप पहले इन दोनों में लगा लो, निकाल लिया, ये आ गया। तो फिर 2.01 और +1 + 2.01 इंटू 1 / 100, तो यहाँ पे ऐसे लगा के निकालना चाहो तो ऐसे लगा के निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, निकलेगा आपका आंसर, ऐसे भी आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि ऐसे याद रख सकते हो, तो 3.031, ये याद नहीं रख सकते तो मैं कुछ वैल्यूज़ आपको बता रहा हूँ, वो तो आप डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। बाकी आप निकालना इनका सीखी गई कैसे निकाल सकते हो। तो इसमें ये वैल्यूज़ तो आपको याद हो जाएंगी, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। साथ साथ आपको 10% के लिए तो ये पूरा याद कर लेना है, यहाँ तक, कहाँ तक, यहाँ तक याद कर लेना है। अभी कैसे निकलना है ये आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, कैसे निकालना है। सक्सेसिव से निकाल सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो आप, इसको अब अभी आपने गौर किया हो तो मैंने एक चीज़ बताई थी अभी थोड़ी देर पहले कि 10% है, 10% का मैंने अभी निकालना सिखाया था ना आपको, तो वहाँ पे आपको याद करो 46.41 आया था, 33.1 आया था, 21% आया था। तो अभी आप निकाल रहे थे 10% को लिया था तो 100 ले लिया था आपने, और 100 पे फिर वैल्यू निकाल रहे थे आपने, पहली वैल्यू 10 आई थी, फिर 10 को लिया था आपने, 1 आया था, फिर 1 को लिया था आपने, 0.1 आया था, फिर 0.1 को लिया था, 0.001 आया था, ठीक है। इसको 4 से किया मल्टीप्लाई, इसको 6 से किया था, इसको 4 से किया था, इसको 1 से किया था, तो फिर यहाँ से जो निकाली वैल्यू अपने वो यही आई थी। तो वैसे भी निकाल सकते हो, लेकिन अभी से आपको क्या करना है, आगे से ये वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेनी। 10% की तो पूरी वैल्यूज कौन कौन सी, 21%, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41, आपको कि ठीक है। ऐसे ही आपको जो 5% की है वो वैल्यू कहाँ तक याद करनी है, देखो ये वाली वैल्यू और याद कर लो आप, ये थोड़ी सी काम की है आपके पास, 15.7625, 3 साल के लिए याद कर लो आप, 15.7625, ठीक है। तो कौन कौन सी वैल्यू याद करनी है, 10% की पूरी वाली और 5% के लिए एक ये स्पेशल 15.7625, बस इतना कर लो आप, ठीक है। तो आपका काम आसान हो जाएगा।
क्लियर। तो ये सब चीज़ें हो गई याद आपको। तो ये ओवरऑल आपके पास कितने मेथड हो गए अब याद करो। आपको टोटल मैंने 6 मेथड यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। तो आपको सवाल चाहे कैसा भी आ जाए, आप ये मेथड में से कोई सा भी मेथड लगा सकते हो और सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो पूरा चैप्टर मैं जो डिस्कस करूँगा ये 6 वो मेथड ही इधर उधर घूम रहे होंगे और आप ये सेलेक्ट करोगे कि आप कह रहे हो कि हम कौन सा मेथड कहाँ पे लगाएंगे, लेकिन क्लास जैसे जैसे आप आगे बढ़ती रहेगी आप अपने आप सीख जाओगे कि कौन सा मेथड कहाँ पे कब कैसे लगाना है आपको। ठीक है, समझ में आया। तो ये इक्विवेलेंट रेट वाला है, जैसे कि 10% है, 2 साल का है, आपको 21% निकालना है इसका। 21% निकाल दो तो 21 6 126 1260 आ गया। इसमें डायरेक्ट ऐड किया 6000 में तो 7260 आ गया। कुछ नहीं करना रहता। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ से रहेंगी उतना ही आपको कम लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सीधा आंसर आएगा आपके पास। ठीक, तो ये ओवरऑल समझ में आया ना ये पूरा कंसेप्ट CI का क्या मामला चला ये सभी मेथड। अब क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं एक एक करके। तो अब देखिए क्वेश्चंस को आप कितना आसान करोगे। आपको बोला है पहले सेकंड सवाल में कि जो ब्याज है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो रुपए इतने रुपए हैं जो है 7% की वार्षिक दर पर 2 वर्षों में होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करोगे? तो 2 तरीके हैं। क्या कर सकते हो, 14.49 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधा 55 को। तो फिर आप क्या करोगे, वहाँ से इक्विवेलेंट रेट का कंसेप्ट हो गया नहीं, 7 दूनी 14 और 7 का स्क्वायर 49, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे 55 को, तो यहाँ से आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। आप कहोगे हमें तो यहाँ पे जीरोज़ भी दिख रही हैं, इनको क्या करेंगे? इनके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, 14.49 लो आप, और इसको मैंने पहले ही बता रखा है ये जीरोज़ के लिए तो कि आपको डिजिट मैच करनी होती है, जीरो के लिए परेशान नहीं होता। 5 से मल्टीप्लाई किया 45 और 5 चौके 20 4 24 2 और 14 5 70 2 72। ठीक है, और यही आ जाएगा दोबारा 5 4 2 और ये आपके पास 7। ऐड करो, आपको कि 5 ये 9 ये 6 ये आपके पास कितना, ये 9 नहीं आएगा, हाँ 9 आएगा। ठीक है, ये 6 आ जाएगा, ये आपके पास 9 आ जाएगा, 7 7 9 6 9 5, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया। देखो कैसे आपने बहुत आसानी से कर लिया इस सवाल को। और दूसरा क्या कर सकते हो, अगर आप देखो इसको अगर आपके पास 1 2 ही तरीके हैं तो आप उनसे करने लगोगे थोड़ा सा बढ़ जाएगा मुश्किल है आपके पास। कैसे, आप क्या करोगे, 107 का स्क्वायर करोगे, 107 × 107 है ना, और फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे बटे, और इससे फिर 55 से करोगे, फिर माइनस करोगे, फिर 55,000, तो जाके आपके पास आंसर निकलेगा। अगर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने लग गए तो आप, तो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगी। तो उन चीज़ों से ही हमको अवॉइड करना था, इसलिए ये मेथड बहुत ज़रूरी है। आप अगर आप परसेंटेज जो फ्रैक्शन वाला मेथड था उससे करोगे तो 7/10 7/100, और इसका ऐड किया 107/100, 107/100 का स्क्वायर करोगे तो फिर आप क्या कहोगे, इसका स्क्वायर तो करना पड़ेगा फिर दोबारा। हालांकि ये नंबर तो 100 के आसपास का नंबर है, इसका मेथड तो मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, तो उस सेंस में तो आपका आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। लेकिन आपको नहीं पता मेथड, तो फिर क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई करोगे पहले, फिर जो वैल्यू आएगी उसको कहोगे कि ये इसकी वैल्यू है, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर डिफरेंस निकालोगे। चीज़ें समझ रहे हो थोड़ी सी? तो यही चीज़ें हैं कि आपको कौन सा मेथड कन्वीनियंट है, कहाँ पे लगाना है, तो वहीं आपको वो कैलकुलेशन को आसान कर देगा। तो रिलेट हो रही है चीज़ें जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि कहाँ पे कैसे चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, ये आया समझ में आपको किस तरीके से किया? तो ये हो गया। और बाकी इसमें आप जो मेथड था आपने ये इक्विवेलेंट रेट वाला निकाल के लगा दिया, अच्छी बात है। अगर इसको दूसरे वाले से करना चाहो वैसे भी कर सकते थे। 55,000 है, 55,000 का केवल 7% निकाल लो। आप कहोगे 55 का 7% निकाला मैंने, तो आप कहोगे 7 5 35 3 और 35, और आपके पास 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, मैं कहूँ इसको 38,500, कितना 38,500, ये पहले साल का आ गया। इसका फिर दोबारा निकाल लो, आपको कि इसका 10% और 7% निकालूंगा तो फिर इसको 7 से कर दूंगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसको भी कर देता हूँ दोबारा 7 से, दोबारा 7 से किया इसका, तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका 7% निकाला, तो आप कहोगे इसका 7% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 35 3 और 7 8 56 और 3 59, और आपके पास 5 7 21 21 5 26, ये आपके पास बन गया। अब जो मैंने एक चीज़ बताई थी कि पहले वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी वाली को 1 से करना है। इसको मल्टीप्लाई किया इतने से, आप कहोगे मल्टीप्लाई कर दिया 0 0 5 दूनी 10 और ये 76 1 77, और ये आपके पास आ जाएगा 2695। तो ओवरऑल यहाँ से क्या बन जाएगा
59697, तो 79695 ऑप्शन नंबर डी। अब भी वही आएगा, तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, और यदि ब्याज है वो अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 रुपये 10% वार्षिक रेट से 2 वर्षों के लिए ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। अब ये कंसेप्ट समझिए आपके पास ईयरली और हाफ ईयरली का। देखिए जब ईयरली हाफ ईयरली के बारे में बात हो, ब्याज आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, जो रेट दे रखी है उसको जस्ट हाफ कर देना है, ठीक है। और आपके पास अब मुझे बताइए कि एक साल में कितने साइकिल होंगे, 6-6 महीने के, आप कहोगे 2 साइकिल हो जाएंगे। 2 साल में कितने साइकिल हो जाएंगे 6-6 महीने के, आप कहोगे 2 साल में 4 साइकिल हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं रेट जो टाइम जो 2 साल का दे रखा था, तो कहीं ना कहीं 4 साल में 4 साइकिल में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। तो सिंपल सी बात ये होगी कि 5% की रेट और उसको आपको 4 साइकिल तक लेके जाना है। 5% की रेट, अब सवाल इतना हो गया है कि 5% की तो रेट और 4 साल का टाइम और इसका आप CI निकाल दो। तो आप कहोगे हम इसको बेसिक से करेंगे, 105/100 और यहाँ पे इसकी पावर 4 निकालेंगे। अब देखिए, अब समझिए, अब यहाँ पे जो मेथडों की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है, 105 दे रखा है, 105 की पावर 4 कैसे निकालोगे, मुश्किलें होंगी, थोड़ी सी कठिनाइयाँ आएंगी। तो इससे अगर थोड़ा और भी सॉल्व कर लोगे 21/20 बन जाएगा। तो लेकिन फिर भी 21 की पावर 4 निकालनी है, फिर कैलकुलेशन, फिर तब भी वो नहीं आएगा आपके पास आंसर जो निकाल रहे हो, फिर भी उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आ रहा है उसको 1,60,000 माइनस करना है, तो जाके आपके पास क्या आएगा, CI आएगा। तो समझ रहे हो इम्पोर्टेंस, इसलिए मेथड मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे वो डिस्कस किए। आप क्या करोगे, और भी जो मेथड है वो आपके पास, मेथड नंबर 4 याद करो, मैंने क्या बताया था, 1,60,000 को आप पकड़ो सबसे पहले, आपने कहा ठीक है, रेट क्या है आपको कि 5% निकालो। 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/20 भी लिख सकते हो इसको, या फिर 5% को ऐसे भी लिख लो, ठीक है, दोनों तरीके से लिख सकते हो। 5% का मतलब 1/20 भी लिख सकते हो इसको। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि यहाँ पे 8,000 रुपये आ जाएगा। तो ये पहली वैल्यू आ गई आपके पास 8,000 रुपये की, ठीक है। अब ये 8,000 रुपये को दोबारा पकड़ो आप कहोगे ठीक है, 8,000 रुपये को दोबारा पकड़ा, इसमें फिर दोबारा 20 का भाग दिया, एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, फिर दोबारा वैल्यू आ रही है आपके पास, वो 400 आ जाएगी। अब इस 400 को दोबारा यूज करो आप, तो 1/20 लिया दोबारा, आप कहोगे इसमें जो वैल्यू आ रही है वो दोबारा 20 आ गई। इस 20 को दोबारा एक बार और काम में लेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे 1/20, तो यहाँ से जो वैल्यू आ रही है 1 आ जाएगी। ये 4 साल का मामला हो गया। अब इसको जो याद करना था वो आपको 4 टर्म थी, 4, 6, 4, 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 4 से करना है, इसको 1 से करना है। तो ये कितना बन गया आप मुझे बताइए, आप कहोगे 8 चौके 32, तो ये कितना हो गया 32,000। ये कितना हो गया 6 चौके 24, तो ये 2400 बन गया। ये कितना हो गया आपको कि 80 बन गया, और ये हो गया 1। तो अब देखो कितना आसान हो गया सवाल, 8 1 हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4, ये 3, 34,481 रुपये, ऑप्शन नंबर बी। कुछ भी प्रॉब्लम आई आपको बताओ, कोई इतनी सी भी प्रॉब्लम आई, बहुत आसानी से सिंपल सी वैल्यूज आई, उनको आपने कितने आसानी से कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो समझ रहे हो मेथडों की इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पर किस तरीके से काम आएंगे। अब देखिए इसमें आपको अगर 5% की डायरेक्ट रेट भी पता है ना, तो याद करो ये वाली टेबल, अगर ये रेट भी आपको पता है डायरेक्ट, तो इससे भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप उसको निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हो। और ये जो रेट है उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो मेथड है इससे आप कभी भी आपको समस्या परेशानी कोई नहीं आने वाली, हमेशा आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या बोला है आपको कि 4,000 रुपये की राशि है, 10% जो है वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब मुझे बताइए, आप कहोगे 10% की रेट है, 4 साल का मामला है, आप सीधा बोल दो ना कि 40.41, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, और इसको 4 से और मल्टीप्लाई करना है, कर लो 4 से, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 1 और 4 6 24, 1 25 और 2, 4 चौके 16, 2 17, 4 चौक 16, 2 18, सॉरी 1856.4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए डिजिट आपको मैच करने रहते, पॉइंटों के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। एक्चुअल कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, या पॉइंट लगाओगे वो सब कर लोगे। तो बात समझ में आई, ये ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि 2 वर्षों के लिए 10% की रेट से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है तो मूलधन आपको निकालना है।
तो 10% का मुझे बताइए आपको कि 10% का मतलब 1/10, तो मतलब 11/10 होगी ये कोई वस्तु। 10 रुपये थी तो वो 11 हो गई। 2 साल का मामला है तो बताइए मुझे स्क्वायर करूँगा कि नहीं करूँगा, 121/100। अब ये जो 4200 रुपये है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको कितना दे रखा है, 4200 रुपये दे रखा है, ठीक है, CI की वैल्यू। तो CI मुझे बताइए यहाँ से कितना मिलेगा आपको कि 21 रुपये मिलेगा। तो ये 4200 जो वैल्यू है वो आपके पास 21 यूनिट की है और आपको प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है, 100 रुपये, तो ये निकालना है। 21 से ये 2 बार जाएगा तो 2 आएगा, उसके पीछे 0 हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब सवालों में टाइम नहीं लगेगा आपके पास, जैसे एक बार कंसेप्ट आपको समझ में आ गया फिर आपका आसान हो जाएगा काम। और देखिए कुछ एस्पिरेंट आपके पास टेलीग्राम चैनल जो आपका बना हुआ है उसमें आप सब पूछ रहे थे कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो CGL के देखिए CGL वाइज ये जो आप जो चीज़ पूछ रहे हैं वो सब ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है, उसमें सब अवेलेबल है। CGL 2022 के लिए आप बोल रहे थे Tier 1 सॉल्यूशन के लिए 40 शिफ्ट का सॉल्यूशन आपके पास अवेलेबल है और ये मैंने आपके पास कम्युनिटी टैब में भी आज डाल दिया है पोस्ट, टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अलग से प्रोवाइड कर दिया है कि हाँ ये सब कुछ अवेलेबल है चैनल पर। साथ में आप अगर प्लेलिस्ट को थोड़ा ध्यान से और देखोगे तो उसमें CGL 2022, CGL 2021, CGL आपके पास 2020 के 20 से लेकर 20, 21, 22, ठीक है, 20, 21, 22 मेंस के जितने भी पेपर हैं वो सभी करवा दिए हैं, प्री के जितने भी पेपर हैं जो सभी करवा दिए हैं, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं आपके पास यहाँ पे 40 शिफ्ट हैं, 1000 सवाल तो यही हो जाते हैं केवल। और ऐसे 21 आपके पास 2021 में 21 शिफ्ट थी तो उनके आप मल्टीप्लाई कर लो 25 से, इतने सवाल ये हो गए। और CPO के हो गए आपके पास, MTS के हो गए, वो सभी सॉल्यूशन CHSL के हो गए, सभी के आपको अवेलेबल हैं। चैनल पे आप विजिट करोगे सबके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आप चेक कर सकते हो। साथ में इंग्लिश का भी क्लासेज हमने जो ग्रामर का पोर्शन है वो कवर किया है, वो आप चेक करना चाहो चेक कर सकते हो और क्विक रिवीजन के लिए। और साथ में कैलकुलेशन के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो ये सब कुछ प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है तो इनको आप देख सकते हो। कंप्लीट मैथ का क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है, ये भी आप चेक कर सकते हो। आप जब चेक करोगे आपको जो चाहिए होगा वो सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और बाकी कंप्लीट फाउंडेशन बैच ये आपका चल ही रहा है तो इसको आप देख रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़े तो क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि है वो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए, जो वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो 93 है, तो आपको राशि बतानी है। तो सबसे पहले देखिए 3 साल के लिए मामला है तो आप मुझे बताइए, इसको तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हो। कैसे, अगर मैं 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करूँ तो आप कह दोगे कि कितना मिलेगा, इक्विवेलेंट रेट बताइए मुझे। इक्विवेलेंट रेट के कंसेप्ट से इसको डायरेक्ट कर सकते हो। 3 साल के लिए इक्विवेलेंट रेट कितने हो जाएगी सिंपल इंटरेस्ट के केस में, आप कहोगे 30% हो जाएगी क्योंकि हर साल सेम होती है। CI के केस में इक्विवेलेंट रेट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 10% की रेट 3 साल के लिए मामला, आप कहोगे 33.1 हो जाएगा। याद करो वो टेबल। तो अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 93 दे रखा है तो इनका डिफरेंस कितना है, आप कहोगे यहाँ पे डिफरेंस 3.1 है। तो ये जो 93 जो वैल्यू है वो आपके पास 3.1 की वैल्यू दे रखी है और ये आपको राशि निकालनी है तो ये बेसिकली परसेंटेज है। तो कहीं ना कहीं ये 3.1/100 है, तो 100 रुपये पर 3.1 का डिफरेंस है। तो आपके पास 93 रुपये जो ये 3.1 की वैल्यू दे रखी है तो आपको 100 रुपये की वैल्यू ही निकालनी है, तो 100 यूनिट की, तो यही आपके पास प्रिंसिपल हो जाएगा। तो सॉल्व करोगे ये पॉइंट और हटाओगे, एक 0 लगा दोगे, इससे ये 3 बार जाएगा तो 3000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, डायरेक्ट कर लोगे आप इस सवाल को ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 32,000 रुपये की राशि है त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली और 20% वार्षिक दर पर 9 महीने के लिए आपको बताने की कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की चीज़ क्या है कि एक नई टर्म यूज हुई है त्रैमासिक, क्वार्टरली। तो अभी तक आप पर एनम हाफ ईयरली भी आपने समझ लिया था, हाफ ईयरली में क्या करते हैं। तो इसमें क्या है, सबसे पहले रेट आपके पास चेंज हो जाएगी क्योंकि ये जो रेट दे रखी है 20% ये आपके पास पर एनम के हिसाब से दे रखी है ईयरली। तो यहाँ पे इसको कैसे चेंज करना है ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, आगे कभी गड़बड़ नहीं होगी ऐसे सवालों में। देखो 12 महीने के लिए आप मुझे बताइए कि रेट कितनी है, आप कहोगे कि 20% की रेट है। 1 महीने की रेट कितनी हो जाएगी, आप कहोगे 20/12 हो जाएगी। आपको यहाँ पे 3 महीने का मामला चाहिए तो आप मुझे 3 महीने का बता दीजिए, आप कहोगे 20/12 इंटू 3, 3 से काटा 4 बार, 4 से काटा 5 बार, तो 5% की रेट हो गई है। ऐसे निकालना है आपको हमेशा रेट, कभी गड़बड़ नहीं होगी। अगर आपसे चाहे 5 महीने की पूछे, 7 महीने की पूछे, 8 महीने की पूछे, हाफ ईयरली पूछे, कैसे भी पूछ ले आप इजीली निकाल लोगे आगे से। ठीक है, तो 5% की रेट आपने निकाल ली।
तो इस तरीके से रेट तो आ गई 5% की, लेकिन अब टाइम भी बदल जाएगा। जो साइकिल है, अब देखो 1 साल का मामला नहीं दिया, 2 साल का मामला नहीं दिया, 9 महीने दे रखे हैं। 3-3 महीने के आपके पास कितने साइकिल हो जाएंगे, आपको कि 3 साइकिल हो जाएंगी, ठीक है। तो अब सवाल सिंपल इतना बन गया है कि कोई आपके पास 5% की रेट है और 3 साल के लिए मामला है, ठीक है। हालांकि 3 साल का मामला नहीं है, लेकिन सवाल वैसा ही बन गया कि बस मामला क्या है कि 3 साइकिल का मामला है, ठीक है। तो सवाल इतना सा हो गया। अब इसको कैसे कर सकते हो डायरेक्ट, अगर 5% का 3 साल के लिए आपको डायरेक्ट वैल्यू पता है कितनी, 15.7625 मैंने बताया था, अब याद कर लो। तो इसको डायरेक्ट 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे निकल के ब्याज की वैल्यू आ जाएगी CI की। दूसरा तरीका क्या कर सकते हो, 5% को आप यहाँ पे लिखो, 5% का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 1/20, ठीक है, 5% का मतलब। और इसको 3 साइकिल चलाने तो आप कहोगे 32,000 जो रुपये है, इसका 1/20 आप निकालो। आप कहोगे ठीक है निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से काटा, आप कहोगे 1600 रुपये। 1600 रुपये को फिर दोबारा 1/20 निकालो, आप कहोगे ठीक है निकाल लेते हैं, 1 0 से 1 0, और ये आपके पास कितना आ जाएगा 80 रुपये। 80 रुपये का फिर दोबारा 1/20 निकालो, ये कितना आ जाएगा, आप कहोगे 4 रुपये। ये कितना कैसे आया ये आपको समझ में आ गया। और अब देखिए इसको मैंने बताया था कि साइकिल क्या हिसाब से चलता है, 3 साल के लिए 3 3 1 3 3 1, 4 साल के लिए 4 6 4 1, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया आपने तो ये आपके पास क्या बन रहा है, आप कहोगे ये हो जाएगा 16 3 48, 4800 रुपये हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपके पास 8 3 24, 240 रुपये, ये हो जाएगा 4 रुपये। ऐड कर लो सबको, 4 4, ये 2, 8 2 10 और ये 5, 5044 रुपये ये आपके पास बन रहा है यहाँ पे CI की वैल्यू, ठीक है। क्या आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि कितना हो जाएगा वो राशि। तो 32,000 रुपये में इसको जोड़ देंगे तो 37,044 रुपये हो जाएगा। कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, ये 37,044 है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर पर 2 साल का जो साधारण ब्याज है वो 8100 रुपये है, और ब्याज की गणना जो है वो वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए समान राशि पर समान दर पर समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो समझिए यहाँ पे क्या मामला है। देखो आपको क्या किया है सवाल में, जो समझने की बात है, जो ये 8100 रुपये है ना, ये आपके पास SI की वैल्यू दे दिए। अब मुझे बताइए कि 10% की रेट हो, 2 साल का मामला हो, तो SI कितना होगा। आपको क्या SI होता है ऐसे केस में 20% इक्विवेलेंट रेट, ठीक है। अगर मैं CI की बात करूं तो आप बताइए मुझे कितना हो जाएगा। आप कहोगे कि CI इस केस में होता है आपके पास 21%, ठीक है। तो बस इतना सा काम करना है। ये जो 8100 जो रुपये दे रखा है ये कितने यूनिट की वैल्यू है, आप कहोगे ये 20 यूनिट की वैल्यू है। आपको CI निकालना है तो 21 यूनिट की वैल्यू निकाल देनी है, बस ये काम करना है। 1 0 से 1 0 गायब करो, 2 से काटा, इसको हाफ कर दो इसका 4 बार, और ये आपके पास हो जाएगा 0.5। 21 से मल्टीप्लाई किया, 21 पंजे 105, तो आपके पास 0 1 और 21 चौके 84 और 1 85, ठीक है। तो 8505 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आप डायरेक्ट इस सवाल को कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है आपसे कि एक व्यक्ति है वो 8,000 रुपये की राशि को 10% की वार्षिक ब्याज दर पर उधार लेता है किसी से, ठीक है। और जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 1 वर्ष की अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 10% की रेट है, अगर हाफ ईयरली होगा तो ब्याज जो रेट है वो कितनी हो जाएगी, रेट को हाफ कर देंगे जस्ट, ठीक है, 5% की रेट हो जाएगी। टाइम है वो कितना हो जाएगा, आपके पास टाइम हो जाएगा 2 साइकिल हो जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है 2 साल का टाइम हो जाएगा। तो 2 साल का टाइम का मतलब समझ गए ना, कि सिंपल सा कि 2 साइकिल हो जाएंगे, सिंपल कहने का मतलब ये। तो कुछ नहीं करना, 5% का आप क्या कर सकते हो कि ऐसे लिख सकते हो, ये 8,000 जो रुपये है इसका आप सिंपल निकाल लो 5%। सबसे पहले 5% का मतलब 1/20, तो यहाँ से आपने निकाला 0 से 0, ये आपके पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, आप कहोगे ये आपके पास 400 रुपये, ठीक है। और दूसरी वैल्यू आपको क्या करनी है, इस 400 का फिर दोबारा 1/20 ले लेना है। 400 का 1/20 दोबारा ले लिया आपने, तो आप कहोगे 1 0 से 1 0, और यहाँ पे आपके पास दोबारा 20 वैल्यू आ जाएगी। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, साइकिल याद करो 2 1 का, ये 800, ये 20, तो 820 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
बात समझ में आ गई। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, 5% की रेट जब है आपके पास 2 साल का मामला है तो फिर इक्विवेलेंट रेट की जो टेबल है वो याद करो। आप कहोगे कि 10.25 आ जाएगा, 10.25 को 8 से मल्टीप्लाई कर लो तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 अंठे 200, 2 आ जाएगा। और फिर 8 ये हो जाएगा आपके पास 80 और 2 82। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे इस तरीके से आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 820। ये किस तरीके से आ रही है, ये डिजिट मैच करनी है आपको, बाकी इसका निकालोगे 8000 का तो ये 8000 है बेसिकली। ठीक है, और बटे 100 भी है, 2 0 से 2 0 जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 820। समझ में आ रहा है सब कुछ। और क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है सवाल में देखिए, 62,500 रुपये की राशि है और प्रत्येक 8 माह में चक्रवृद्धि होने वाले 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में प्राप्त आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI की वैल्यू आपको बतानी है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि रेट क्या होगी। रेट का कंसेप्ट मैंने अभी सिखा दिया आपको। आप बताइए 12 महीने के लिए रेट कितनी है, आपको 12%, 1 महीने के लिए 1%, 8 महीने के लिए आपको 8%। तो रेट तो आपने निकाल ली 8% की। ठीक है, अब आगे चलते हैं। टाइम क्या हो जाएगा, देखो 8-8 महीने का साइकिल चाहिए आपको और 2 साल का मामला है। 2 साल में कितने महीने होते हैं टोटल, आपको 24 महीने। तो 8-8 के कितने साइकिल बनेंगे, आपको 8-8-8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 3 साइकिल बनेंगे। तो 8% की रेट और 3 साइकिल, बस ये मामला है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो हो जाएगा काम इसका, आपको बिल्कुल हो जाएगा। तो सिंपल सा कैसे करेंगे, तो ये 8% की रेट है, 8% का मतलब 8/100, 3 साइकिल। तो इसको पकड़ो आप 625 डबल 0, इसको 8% की रेट लगाओ, आपको 8/100, 2 0 से 2 0, तो मल्टीप्लाई किया आपने इसको तो क्या बन रहा है, आपको 25 अंठो 200, 2 बनेगा और 8 6 48, 48 और 2 कितना हो जाएगा 50, 5000 आ रहा है। अब 5000 को दोबारा आगे लो, तो 5000 का दोबारा आगे लिया हमने इसको, इसका दोबारा 8% निकाल लिया, तो 2 0 से ये 2 0 गायब। अब ये दोबारा आपके पास 8 5 40, ये कितना हो जाएगा आपके पास 400 बन रहा है। 3 बार जाना है ना आपको, 3 बार चले जाते हैं, 400 का फिर दोबारा 8% निकाल लेना है। तो अभी क्या हो जाएगा 800 के 32, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से करना है क्योंकि साइकिल है आपके पास 3 साल का। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर वाली वैल्यू आपको होगी ये 15। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 15,000। ये 15,000 जैसे ही हुई और ये वाली वैल्यू आपके पास हो जाएगी, आपको होगी 4 3 12, 1200 और ये नीचे कितनी है 32। तो वैल्यू ओवरऑल क्या बन जाएगी 32 और ये आपके पास 2, ये 6 1, 16,232, ऑप्शन नंबर डी। कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको बहुत आसान से काम करने हैं जो आप इजीली यहाँ पे कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसी तरीके की अप्रोच, ये वाली जो मैं अप्रोच है बार बार इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, देख रहे हो आप सवाल है बहुत आसान हो जा रहा है। ठीक है, तो अप्रोच आपको मैंने सभी इसलिए बता दिए कि आनी आपको सब चाहिए और आपको सवाल में देख लेना कि कहाँ पे क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से वो लगा देनी है, आपको काम आसान हो जाएगा। अब इसी को अगर आप जो बेसिक से करना चाहोगे थोड़ी सी परेशानियाँ होंगी, जैसे कि 62,500 दे रखा है, उसमें आप क्या करोगे, रेट तो आपने निकाल ली थी, अभी कितनी निकाल ली थी आपने, आपको हमने रेट तो निकाल ली थी 8% की, तो 108/100 करोगे आप, इसका भी क्यूब करोगे पहले, फिर माइनस करोगे 62,500। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर अभी वही आएगा, लेकिन देखो 108 इंटू 108 इंटू 108 3 बार करना है। तो देख रहे हो कैलकुलेशन, फिर इतना भी नहीं बैठना शांति से, फिर उसके बाद में इसको भी मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आ रहा है, ठीक है, जो वैल्यू आ रही है आपके पास उसको फिर इसमें से माइनस करना है। तो चीज़ें थोड़ी बढ़ जाएंगी मुश्किलें, तो इसीलिए तो ये जो इनकी इम्पोर्टेंस है ये मेथड्स की, तो यही है इसका काम और उन क्लासेस का काम की चीज़ों को आसान बनाना आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसमें करना क्या है आपको, देखिए 25,000 रुपये की राशि है जिसको आपको 10% के ब्याज पर 3 सही 2/5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है। तो आपको ब्याज है वो वार्षिक रूप से यहाँ पे क्या किया जाता है, चक्रवृद्धि किया जाता है। तो समझिए इसमें क्या करोगे आप, रेट जो है ना आपके पास, देखो 3 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौथे साल का पूरा भाग नहीं दिया है, केवल 2/5 भाग दिया है, बात समझ रहे हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे फ़र्क कर दिया है इन्होंने, तो इस हिसाब से चीज़ें हैं वो बदल जाएंगी।
तो अब रेट है वो लास्ट में कितनी रहेगी, वो 10% नहीं रहेगी, 10% का 2/5 भाग ही लेना है आपको। तो कितना हो जाएगा, 5 का 2 बार, 2 दूनी 4। तो रेट अब इस हिसाब से 10%, 10%, 10% और लास्ट में 4%। ठीक है, ये मामला है। कैसे कर सकते हो, दो तरीके मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, समझिए इसको। ट्री मेथड लगा लो आप। ट्री मेथड लगाना है तो कैसे करोगे, 25,000 रुपये दे रखे हैं, ये 25,000 रुपये हैं। इसका क्या करोगे, सबसे पहले क्या करो, ट्री मेथड लगा सकते हो कि इसमें इसको बांट लिया, 10% इसका निकाला यहाँ पे। ठीक है, 10% निकाला इसका, तो ये 2500 रुपये आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे 2500 आ जाएगा, और फिर आप जो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है लास्ट वाली, उसको आप निकाल लोगे कितने का, उसका 2/5वां भाग। तो उन सब वैल्यूज़ को ऐड करोगे, फिर आपके पास वो निकल के आ जाएगी वैल्यूज। एक तरीका ये है, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बढ़ेगी आपके पास। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हो इसमें आप, दूसरा इसमें ऐसा कर सकते हो कि देखो ये जो रेट दे रखी है 10% की, इसको आप इक्विवेलेंट रेट निकाल सकते हो इसमें। 10% का 3 बार दे रखा है ना आपके पास, तो यहाँ पे क्या करो, और ये आपके पास लास्ट में 4% है, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। 3 साल तक का तो आपको पता है 33.1 होता है। एक और निकाल लो, एक बार और, तो आपको हो गया, ये हो जाएगा 33.1 प्लस 4 प्लस 33.1 इंटू 4। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा आपको, कि ये हो जाएगा आपके पास 37.1, और यहाँ से 4 एकम 4, 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 और 1 13, तो 1.324। तो इसको ऐड किया आपने, तो वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, वैल्यू आपके पास बन जाएगी ये 4, ये 2, ये आपके पास 4, ये आपके पास 8, ये आपके पास 3। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 38.424। तो अब रेट बन गई, वो आपके पास बन गई 38.424। अब इसका आपको इस प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर देना है सीधा। तो इतना परसेंटेज निकालना है, कितने का, 25,000 का। ठीक है, तो सीधा 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी जीरो तो अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो 25 से किया, 25 चौके 100, 10 बनेगा, और 25 दूना 50, और 10 कितना हो जाएगा आपके पास, आपको हो गए 60, ये आपके पास 6, 25 चौके 100, 6, 10 हो जाएगा, 106 हो जाएगा ना। और इसके बाद में देखिए 25 अंठे 200, 210 हो जाएगा। ठीक है, 210, तो फिर आपके पास 21 हो जाएगा, और 25 दिया 75, और 75 में ये जोड़ हो गया आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 96। तो 9606 आपके पास डिजिट मैच करनी है, कहाँ पे है आपके पास, ए ऑप्शन में दे रखी है। ऐसे सोच के इसको कर सकते हो इस सवाल को, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बाकी और क्या है जो तरीका है, इसको सोच सकते हो। मैंने देखो तो एक कंसेप्ट और बताया था, आपको याद होगा, मेथड नंबर 5वां कौन सा था, देखो 25,000 रुपये दे रखा है, उसको आप पकड़ो। सबसे पहले इसका आपको रेट दे रखी है पहले 10%, तो 10% निकाला, आपको हो गया इसका 2500 आ गया। ठीक है, अब इस 2500 को इसमें ऐड कर दो, इस 2500 को इसमें ऐड कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, आप कहोगे कि 25,000 जो है इसमें 2500 ऐड किया हमने, ऐड कर दिया, 0 0, ये 5, ये 7, ये 2, 27,500 हो गया। ठीक है, अब इसका फिर दोबारा 10% निकालना पड़ेगा, तो इसका दोबारा 10% निकाला तो वो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 2750 हो जाएगा। अब जो अगली वैल्यू आई है, जो अगली वैल्यू आई है उसमें 2750 आप दोबारा ऐड कर दोगे, तो इसमें आप 2750 दोबारा ऐड करोगे, तो आपके पास वैल्यू बनेगी, वो कितनी बनेगी, 0 5 7 5 12, और आपके पास 7 2 9, 9 और 1 10। ठीक है, और 2 1 3, 30 250, तो ये वैल्यू बन जाएगी आपके पास 30 250। ठीक है, इतनी वैल्यू बन गई। अब इस वैल्यू का आप फिर फर्दर दोबारा करोगे एक बार और, तो एक बार और करोगे, फिर इसका 10% निकालोगे, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी आपके पास 3025, 3025 इसमें ऐड करोगे 30 250 में। ठीक है, 30 250 में आप 3025 ऐड करोगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहोगे 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, ये आपके पास कितनी हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे 3, और ये आपके पास 3, 33,275, ये कितनी हो जाएगी, 33,275, ये वैल्यू बन गई।
तो अब क्या ये आंसर आ गया? नहीं, अभी नहीं आया आंसर। तो अभी आप कहाँ तक पहुँचे हो, ये वाली वैल्यू समझना ज़रूरी है, कहाँ तक पहुँचे हो। देखो 10% एक बार, 2 बार और ये 3 बार किया है। अभी आगे फर्दर क्या करना है, 10% लगाना है क्या? नहीं, आगे आपको निकालना था 4%। इसका आप 4% निकालना है, ठीक है। तो इसका 4% निकालोगे तो निकाल के फिर उसमें ऐड कर देना है, या फिर ऐसा कर सकते हो 104% निकाल लो इसका, ऐसे भी सोच सकते हो। तो सिंपल सी वैल्यू क्या दे रखी है, 33,275 है। इसका 4% निकालना है। 4% का मतलब 4/100, ठीक है। 4% का मतलब 4/100, या फिर इसको सीधा ऐसे भी बोल सकते हो 25 से डिवाइड करना है। तो 25 से डिवाइड करना है तो 25 से डिवाइड भी कर सकते हो। 25 से कम 25, और आपके पास कितना 8, 25 या 75, और आपके पास 7, 25 या 75, आपके पास 2 है, तो आपके पास 25 से कम 25, 1331, ठीक है। तो इसका 4% है वो 1331 बन रहा है। इतनी वैल्यू आपके पास बन रही है ये अलग अलग। इसमें इतना ऐड कर सकते हो आप, करना चाहो तो ऐड कर लो। तो इसमें कितने में ऐड करोगे आप, ये डायरेक्ट ऐड कर लो इसमें। 33,275 में आपके पास 1331 वैल्यू ऐड किया आपने, तो ये कितनी बन जाएगी आपको? हो गई ये 6, ये आपके पास 0, और ये आपके पास 6, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 4, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी वैल्यू 3। तो फाइनली ये बन गई है 34,606। स्टार्टिंग में कितना था आप मुझे बताइए? आप कहोगे 25,000 था, बाद में कितना बन गया? आप कहोगे 34,606 बन गया है। ये कब बन गया? ये 4 यहाँ तक बन गया, 3 सही 2/5 वर्षों के बाद में। तो अब मुझे बताइए कितना बढ़ गया? वो ब्याज ही तो है जिसकी वजह से ये बढ़ा है। आप कहोगे कि इसमें जब माइनस करोगे इसको तो ये सीधा सीधा आ रहा है 9,606 रुपये, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ऐसे भी सोच के कर सकते हो, करना चाहो तो। आपको मैंने सभी तरीके बता दिए। रेट इक्विवेलेंट निकाल के वैसे कर लो, या फिर ऐसे करना है ऐसे कर लो, जैसा है वैसा कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या करना है। 8,000 रुपये है जिसमें 10% की रेट है, 2 सही 2/5 टाइम दे रखा है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर आपको बताना है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 10% का अगर मैं निकालूं इसके हिसाब से, 2 साल तो पूरा पूरा है और एक 2/5 है, तो इसके हिसाब से 20% SI की वैल्यू कर रहा हूँ मैं एक बार। इसको मैंने 10% से मल्टीप्लाई किया तो आपको हो गए कि ये 5 दूनी 2 और 4, तो ये ओवरऑल यहाँ से 24% सीधा सीधा आ गया। SI की वैल्यू तो आपके पास सीधा सीधा 24% आ गई। इतनी बात आपको क्लियर हुई। लेकिन जो है आपका CI की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो वो थोड़ी अलग आएगी। कैसे? 2 साल तो पूरा पूरा है, 2 साल तो पूरा पूरा है, तो मतलब 10% की रेट, 10% की रेट। अगला रेट कितना हो जाएगा? 10% है लेकिन उसका पूरा नहीं लेना है, उसका 2/5 वो हिस्सा लेना है, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 4% की रेट। ये मामला है, ठीक है। तो रेट क्या दे रखी है आपको? 10% की रेट, 10% की रेट, 4% की रेट। तो इससे SI तो सीधा सीधा दिख रहा है आपको 10 + 10 + 4, 24%। लेकिन CI है वो अलग हो जाएगा। कैसे? CI पहले इन दोनों का निकालो, आपको 21 को 4 के साथ और मर्ज कर लो, तो फिर क्या हो जाएगा? 21 + 4 + 21 × 4/100, तो ये 25, और 21 चौके 84, तो 25.84। बात समझ में आ गई आपको? 25.84 आपके पास नई वैल्यू आ जाएगी CI की। ये कितना ज़्यादा है आपके पास? आप कहोगे यहाँ से मुझे बता दो कितना ज़्यादा है। आप कहोगे 1.84 ज़्यादा है, 1.84 ज़्यादा है परसेंटेज में। और किससे निकालना है आपको? 8,000 से, कि 8,000 से कितना ज़्यादा है। तो 2 0 से 2 0 गायब, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 8 चौके 32, 3 और 18 अंठे 144 और 3 147, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, ये बात किस तरीके से किया है। इक्विवेलेंट रेट आपको निकाल लेनी है, तो वहाँ से इक्विवेलेंट रेट जैसी आ जाएगी उससे फिर आपको कंपेयर कर लेना है। CI की निकाल ली, SI की निकाल ली, दोनों को हम डिफरेंस ले लेना है क्योंकि वही आपसे पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़े। तो बोला है सवाल में कि अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित 8% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष के लिए 50,000 रुपये पर ब्याज के बीच में अंतर आपको निकालना है। सिंपल क्या करना है कि जो चीज़ें हैं चल रही हैं, मेंस में पूछा गया ऐसा वाला भी। तो अगर मैं बात करूं, अगर ये पूरा ईयरली वाइज तो 8% का मामला है, ठीक है।
लेकिन हाफ ईयरली कर रहे हैं तो 2 साइकिल बन जाएंगे 4% के, ठीक है। तो अब 4% के बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर एक बार ही था जब तो 8% मिल रहा था, लेकिन 2 साइकिल बनने से इनका सक्सेसिव बन गया ये। तो सक्सेसिव बन गया तो इक्विवेलेंट रेट कितनी बन जाएगी अब इक्विवेलेंट रेट बन जाएगी 4 + 4 + 4 × 4/100। तो ये ओवरऑल यहाँ से बन जाएगी आपके पास 8.16 रेट बन जाएगी। या फिर वो टेबल आपको डायरेक्ट ध्यान है तो उससे कर सकते हो। 8 है और 8.16 बन गई है बाद में। कितने का डिफरेंस आ गया आपको? 0.16% का डिफरेंस आ गया, 0.16% का डिफरेंस आ गया बटे 100। कितने पर? 50,000 पर देखना है तो देख लेंगे। 16 × 5 = 80, तो 80 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। यदि ब्याज की जो गणना है वो 5 मासिक चक्रवृद्धि के आधार पर की जाती है तो 15% की रेट से आपका 8,192 रुपये इतने साल में कितना हो जाएगा? इस सवाल को आप कर सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देता हूँ, बाकी आप करोगे इसको। मैं रेट वेट आपको सब कुछ निकाल के बता देता हूँ, अब कि आप इसका आंसर बताओगे। तो देखिए 5 महीने के हिसाब से चलना है, तो पहले रेट बताइए मुझे। आप कहोगे कि 12 महीने के हिसाब से जो रेट है वो आपके पास 15% है। 1 महीने के हिसाब से जो रेट है वो आप कहोगे 15/12 है। तो अगर मैं 5 महीने के हिसाब से रेट पूछूँ आपसे तो आप बता दोगे 15/12 × 5, ठीक है। 3 से काटा आपने 4 बार, 3 से काटा इसको आपने कितनी बार? 5 बार। ये बात आपको समझ में आई क्या मामला है? 3 से काटा आपने 5 बार, 25/4, 25/4%। यह परसेंट को हटाया मैंने तो आप कह दोगे कि 25/400, 25/400 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 1/16। तो ये ओवरऑल फ्रैक्शन वैल्यू आ गई रेट की। ये बात समझ में आ गई? रेट था उसको मैंने फ्रैक्शन में बदल लिया। इस सवाल को चलो मैं करवा देता हूँ। ये फ्रैक्शन में बदल लिया आपने। अब आगे क्या दे रखा है कि टाइम आपको दे रखा है कि 1 सही 1/4। 1 सही 1/4 का मामला क्या है? 1 साल तो पूरा 1/4 का मतलब 1/4 × 12, तो 4 × 12, तो मतलब 15 महीने। तो 5 महीने के 15 महीने में कितने साइकिल हो जाएंगे? आपको कि 3 साइकिल। तो ओवरऑल मामला क्या हो गया कि 1/16 रेट और 3 साइकिल ये आपको चलाने हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? ये आपको क्लियर यहाँ तक? ये रेट था, रेट परसेंटेज, उसको मैंने बदल लिया फ्रैक्शन में। जैसे कि 5% के रेट हो तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1/20। तो वही चीज़ है, मैंने उसको 1/16 कर लिया। बात क्लियर? तो 1/16 रेट और 3 साइकिल चला दो। 8,192, इसका 1/16 पहले निकाल लो, आपको कि ठीक है। 16 × 5 = 80, 1 बन रहा है आपके पास, ठीक है। और 16 × 1 = 16, 3 बन रहा है। 16 दूनी 32, 512 बन गया। 512 का फिर दोबारा 1/16 निकाल लो, आपको कि ठीक है। 16 × 3 = 48, 3 बनेगा। 16 दूनी 32, ठीक है। 32 का फिर एक बार और निकाल लो, आपको कि ओके। 16 दूनी 32, 3 साइकिल हैं तो आपको कि इसको 3 से, इसको 3 से, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा ब्याज निकल के आएगा आपके पास। क्या आएगा? सीधा ब्याज निकल के आएगा। क्या आएगा ब्याज? आप कहोगे देखो ये मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 = 15, 1536, तो ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई किया आपको कि 96, तो ये आ गया। इसका 2 आ गया, ऐड कर लो। 6 × 6 = 12, 12 और 2 14, और 1 9 × 3 = 12 और 1 13, 1 और 15 और 1 16, 1634। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ठीक है। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था ना, मुझे याद आ रहा है ऐसा, मैंने ये भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया था, ठीक है। मैंने बोला था कि आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आपने ट्राई भी किया था कुछ एस्पिरेंट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या है कि एक राशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है जिसका भुगतान वार्षिक रूप से किया जाए तो पहले 2 वर्षों में ब्याज है वो इतना और इतना है। राशि क्या होगी? याद करो, अभी क्लास में थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र कर रहा था कि आपको ऐसे दे दे कि पहले साल का मामला, दूसरे साल का मामला, तीसरे साल का ब्याज क्या है, तो फिर आपसे वो राशि पूछ ले तो वो कैसे चलती हैं चीज़ें। तो वही चीज़ है यहाँ पर। ये क्या मामला हुआ देखो, अगर एसआई का केस होता, मुझे बताओ, अगर एसआई का ही केस होता तो पहले साल जो ब्याज था जैसे 400 रुपये, तो दूसरे साल भी 400 मिलना चाहिए का नहीं मिलना चाहिए? आपको बिल्कुल मिलना चाहिए था। तीसरे साल भी 400 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आपको मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, पहले 400 मिला, फिर अगले साल 420 मिल गया। तो ये क्या हो गया? आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। ये क्या है? ब्याज पर ब्याज मिल गया, 20 रुपये ब्याज मिल गया है एक्स्ट्रा। किस पर मिला है? 400 रुपये पर मिला है।
तो बटे 400। ये बात आपको समझ में आई? ये क्या लिख दिया मैंने, 20/400 क्या लिख दिया। तो अब यहाँ से मैं इसका सॉल्व करूँगा तो 1/20 आ गया। 1/20 का सॉल्व करूँगा तो 5% की रेट निकल के आ गई है। तो ये एक रेट की वैल्यू निकल के आ गई, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे निकालना। ये 5% मैंने कैसे निकाला, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि ये पहले अगर 400 था, 400 ही अगले साल रहना चाहिए था, लेकिन 420 हो गया। मतलब ये पहले साल ब्याज 400 था, दूसरे साल 420 हो गया, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया, किस पर मिल गया ब्याज? 400 पर। तो ये मामला आपके पास हो गया। ये कुछ उस तरीके से है, कैसे देखो, 2 साल का मामला है। मान लो कोई धनराशि है, उस पर ट्री मेथड आपका वो याद करो, 400 रुपये था, इस पर 400 रुपये था। अब इस पर इसका मैंने निकाला, यहाँ पे ये 20 हो गया था ना, ये 20 रुपये। तो इधर दूसरे साल 420 है ये टोटल, इधर पहले साल ये 400 दे रखा है। तो ये 20 रुपये एक्स्ट्रा आया, ये कहाँ से आया? वो यहीं से ही आया निकल के, ठीक है। इस ब्याज का ब्याज मिला है। तो इस पे कितनी रेट का मिला है आपको? रेट लगाइए R% की। तो R% कितना हो जाएगा कि इतना आ जाए? आप कहोगे 5% की रेट निकाल लो, तो सीधा निकाल सकते हो 20/400। तो वहाँ से मैंने डायरेक्ट देख के आपको बता दिया वो। तो 5% की रेट आ गई, ये निकालना है आपको आना चाहिए, आप सीख गए ये निकालना, ठीक है। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है। अब सवाल हो गया आसान। देखो 400 रुपये, अब मुझे बताओ, इसी से सॉल्व कर लो। अब तो आप अगर 5% रेट हो तो 5% को लिखो, आप कहोगे 1/20 लिख दूंगा इसको मैं, 1/20 लिख दूंगा। तो अब 20 रुपये पर 1 रुपये ब्याज, 1 साल का मामला है ये। तो ब्याज तो आपको 400 दे रखा है, तो 400 जो वैल्यू दे रखी है वो 1 रुपये की दे रखी है। आपको निकालना क्या है? आपको राशि निकालनी है, 20 रुपये निकालने हैं। तो 20 रुपये मल्टीप्लाई कर दो, आपको 8000 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एक मूलधन का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो CI है वो 350 रुपये, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वही सवाल हो गया, ये याद करो अभी वाला। 350 रुपये इधर, तो इधर का पूरा 420 दे रखा है, लेकिन 350 ये इधर है, तो 350 भी इधर होगा। बाकी बचा कितना इसमें से? आपको 70 रुपये। तो ये इस तरीके से, ये 70 कैसे आया? इस पर R% लगाने के बाद में। तो मतलब 70% कितने हो जाएगी रेट? इसका इतना हिस्सा काटा, इसको 7 से 5 पर 1/5, 1/5 क्या हो जाएगा? 20%। तो ये 20% रेट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? सिंपल क्या करना है, दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे। आपको डिफरेंस 70 रुपये, किसके रेस्पेक्ट में? 350 के रेस्पेक्ट में। 70 का ये 1/5, 1/5 का मतलब 20%। ऐसे डायरेक्ट सोचना है इसको, ठीक है। 17वां सवाल देखो, 5000 रुपये की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए जमा की गई है। ब्याज है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो 2 वर्षों और 3 वर्षों के ब्याज का अंतर आपको बताना है। ट्री मेथड लगा सकते हो, ट्री मेथड से हो जाएगा, कोई आसान काम है। दूसरा क्या कर सकते हो इसमें, 2 साल के लिए आपको इक्विवेलेंट रेट का कंसेप्ट भी पता है आपको तो सब कुछ बता दिया ना मैंने। अब तो कोई कैसा भी सवाल हो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली, आप मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आपको तो सब कुछ पता चल गया है अभी तक, ये जितनी भी क्लास अभी देख रहे हो आप कंटिन्यूस, तो आपको सब कुछ पता चल गया। तो 2 साल का मामला आप बताओगे 10% के रेट से, आपको दोगे 21%। 3 साल का आप मुझे बताओगे, आप कह दोगे 33.1%। आपसे अंतर पूछा है, इनका अंतर बताओ मुझे, आप कहोगे इनका अंतर तो निकाल लेंगे, बहुत आसान काम है। 12.1% निकाल दो आप 5000 रुपये का, यही आंसर है आपका, ठीक है। यही अंतर ही पूछा था आपसे। 2 0 से 2 0, 5 से काटा इसको 5, 12 5 60, 605 रुपये। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? आगे बढ़े इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या बोला है कि यदि ब्याज है वो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट जो 10,625 रुपये 2 साल के लिए 8% पर एनम के हिसाब से दिए जाएँ, तो ब्याज है वो आपका एनुअल कंपाउंडेड हो। इस सवाल को आप करके बताओगे मुझे, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपका। आपको बहुत सारे मेथड बता दिए, आप बेसिक से कर सकते हो, मल्टीप्लाई वाले मेथड से कर सकते हो, मेथड नंबर 4 से कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करना, पहले 1 से करना। तो ये वैल्यू ली, इसका 8% निकाला, फिर उसका जो वैल्यू आई उसका 8% निकाला, कैसे भी कर सकते हो, बहुत सारे मेथड हैं आपके पास, आंसर निकालना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए, व्हाट इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, आपको 10% की दे रखी है, कंपाउंडेड एनुअली 3 साल के लिए प्रिंसिपल, जिसमें 8 साल के लिए एट द रेट ऑफ 12% जो है वो देता है 4800 रुपये सिंपल इंटरेस्ट। क्या चल रहा है ये, क्या पूछ लिया आपसे?
आपसे कहा है इसमें सवाल में सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपको दे दी है, सिंपल सी बात है, ये इतनी सी समझनी है। वो 48 रुपये दे दी 12% के हिसाब से। आगे कुछ क्या किया इसने कि उसी मूलधन पर रेट को चेंज कर दिया, रेट को अब 10% बना दिया और 3 साल के लिए लगाना है और CI की वैल्यू पूछ ली है। तो यहाँ से पहले वाले केस से आपको प्रिंसिपल निकालना है, उस प्रिंसिपल को आगे दूसरे वाले केस में यूज़ करना है, बस इतना सा काम करना है। तो प्रिंसिपल कैसे निकालोगे आप, बेसिक से निकाल लो या फिर तरीके सीख लिए उनसे डायरेक्ट निकाल लो। प्रिंसिपल ऐसे निकाल सकते हो आप, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। तो वैल्यूज़ रखो, सब कुछ दे रखा है, P की वैल्यू आप सीधा निकाल लोगे। दूसरा तरीका 12 × 96, तो ये 4800 जो वैल्यू है आपके पास, ये 96 यूनिट की वैल्यू है, आपको 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 48 से ये 2 बार जाएगा और 2 से ये 50 बार जाएगा, तो 5000 रुपये वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्रिंसिपल की। ये बस निकालना काम था आपका, ये निकाल लिया आपने। अब सवाल में कुछ नहीं बचा। 10% की रेट है, 3 साल का मामला है, 33.1 ब्याज मिलेगा। 33.1 का मतलब 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, 5 से कम 5, 5 × 15 1, 5 × 15 1, 16, 1655, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान काम है ये सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़े। 5 × 15, 5 × 15 1, 16। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। ब्याज की गणना है जो वार्षिक और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो 20% की दर पर 12,000 रुपये की राशि 18 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज आपको अंतर निकालना है। देखिए क्या करोगे। सबसे पहले जो है ब्याज अगर वार्षिक किया जाए और फिर अर्धवार्षिक किया जाए, तो दोनों केस में आपको बता देना है क्या मामला बनने वाला है। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अगर एनुअल के हिसाब से चलें, साल वाइज चलें हम, तो टाइम तो दे रखा है आपके पास 1.5 साल का। ठीक है, 1.5 साल का है, तो रेट पहले 20% की दे रखी है। ठीक है, पहले साल। दूसरे साल का आधा ही साल लेना है, तो रेट क्या हो जाएगी, आप कहोगे कि 20 का आधा ले लो, तो रेट हो जाएगी 10%। तो रेट देखो 20 साल 20% और फिर हो जाएगी 10%। ये पहले वाला केस है जब रेट आपके पास ऐसे चल रही है, नॉर्मल आपके पास ईयरली वाइज चल रही है। ठीक है, तो ये तो पहले साल का मामला हो गया। और CI की वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ से नेट बताओ मुझे, 10% 20% का इक्विवेलेंट रेट क्या हो जाएगा। AB रूल लगाओ, आप कह दोगे 32%। ये 32% पहले वाला केस हो गया। दूसरा वाला केस क्या है कि रेट इस बार बदल जाएगी। हाफ ईयरली कैलकुलेशन करनी है, तो रेट हो जाएगी हाफ 10%। टाइम हो जाएगा डबल, ये 1.5 साल है तो 3 साइकिल हो जाएंगे इसके। तो 3 साल 10% की रेट से कितने हो जाएगा इक्विवेलेंट रेट, आपको 33.1। बाद में रेट इतनी हो गई हाफ ईयरली के हिसाब से और कंप्लीट के हिसाब से इतना। दोनों का डिफरेंस कितना है आप मुझे बताओ। आप कह दोगे दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो 1.1 का आ रहा है। तो 1.1 का जब आ रहा है, ये परसेंटेज में है, और इसका 12,000 रुपये पर आपको देखना है कि कितना आपका अंतर आएगा। तो ये 12,000 रुपये का निकाल दो ना सीधा, 12,000 रुपये का 1.1% परसेंटेज हटाओ तो बटे में 100, 2 जीरो, ये 2 जीरो, पॉइंट और हटाओ, एक और जीरो, ये जीरो जीरो गायब, 11 से इसको मल्टीप्लाई किया 132। बात समझ में आई कैसे? देखो बिल्कुल कुछ भी नहीं करना, और आपको देखो प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी धीरे धीरे। आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा आपको दिखा 20% का आपने देखा, 1 साल 1.5 साल है, 1.5 साल का 20% का 20%, 10%, 32%, और फिर ये 20% का 10% हो जाएगा, 10% का 3 साल के लिए 33.1 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखा 1.1 को 12 से 132 डायरेक्ट करोगे आप, ऐसे ही करोगे। ठीक है, आप जब क्लासेस जब कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगी ना, ये बिल्कुल समझ में आ रहे हैं जैसे जैसे, और क्लास जैसे कंप्लीट होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल ऐसे ही करने लग जाओगे आप। ठीक है, तो ये खासियत है इन जो मेथड्स की। तो ये यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपको इस चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका CI का चैप्टर जो आपका चैलेंजिंग बना हुआ था अभी तक, CI का देखो, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं, CI का हो गया, SI का हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये अक्सर भागते हैं एस्पिरेंट इन चैप्टर्स से, तो क्योंकि कैलकुलेशन इसमें आती है। ठीक है, तो अभी कैलकुलेशन का तो मैंने आपको सबका समाधान बता दिया। अभी तक देखो सभी प्रीवियस के क्वेश्चन है, और अब आप भी कोई प्रीवियस का क्वेश्चन उठा के देख लेना और ये मेथड से अप्लाई करके देख लेना। आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो बताना कि प्रीवियस क्वेश्चन करने में। ये 5 और 6 मेथड जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं,
आप लगाओ, अप्रोप्रिएट मेथड लगाओ, सभी आपका आंसर बढ़िया तरीके से आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन में, ठीक है। छोटी मोटी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई की 2 डिजिट का, ये तो ईजी काम है, ये तो कर लोगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ये बात समझ में आई। आगे बढ़ें इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। अतुल है वो 12,000 रुपये की राशि उधार लेता है और पहले वर्ष के अंत में 4800 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में क्या करता है कि 9,240 रुपये भुगतान करके इसे चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि कोई राशि थी 12,000 रुपये की दे रखी है, ये वाली राशि। इस पर क्या हुआ है कि इस पर आप क्या करोगे कि पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहोगे कोई रेट है पर्टिकुलर, उसका 1 + R/100 टाइम्स ये पहला साल का ब्याज हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये जो भी पैसा बना उसमें से उसने क्या किया कि 4800 रुपये तो दे दिया, इतना पैसा उसने निकाल के दे दिया। अब आगे जो भी अब पैसा बचा है उस पर फिर दोबारा ब्याज लगेगा, आपको कि ठीक है दोबारा लगने वाला है। और दोबारा ब्याज लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, वो दोबारा लगेगा आपके पास 1 + R/100। और ये जो अभी फिलहाल पैसा बना ये कितना बन रहा है, ये बाद में फाइनल 9,240 रुपये बना, उसमें फिर दे के उसको काम कंप्लीट कर दिया। ये बात समझ में आई। 12,000 रुपये स्टार्टिंग का था, उसमें 1 + R/, मतलब R% की कोई रेट है, ये R तो निकालना ही है हमें। तो उतने हिसाब से इतना पैसा बन गया, ये 1 साल के बाद का पैसा बन गया ब्याज समेत। इसमें से इतना पैसा तो उसने दे दिया, ठीक है। अब जो पैसा बचा उसमें से उसका फिर दोबारा आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसमें जोड़ोगे तो मिश्र धन निकाल लिया। अब जो बना पैसा वो उसको फिर फाइनल लौटाना है 2 साल के लास्ट में, तो वो इतना पैसा उसने लौटा दिया। ये मामला है सिंपल सा। अब क्या कर सकते हो, अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करना है तो 2-3 तरीके हैं सॉल्व करने के। क्या कर सकते हो, या फिर इसको सॉल्व मल्टीप्लाई करो अंदर, फिर आर की वैल्यू निकालो, या फिर ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है, ऐसे सवालों में। तो अब ऑप्शन कौन सा लें ये भी थोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। कहीं ना कहीं देखो ये इसको अगर थोड़ा गौर से देखोगे, 9 और 4 13 -2 करोगे तो ये कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल है, ऐसा सोच सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं 11 रेट में आना चाहिए, तो ये रेट आप 10% मान सकते हो। ऑप्शन में भी 10% दे रखा है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आंसर आपका 10% हो। अभी पता नहीं ये आंसर 10% होगा या कुछ और होगा, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू जाना चाहो तो ऐसा चेक कर सकते हो, क्योंकि अगर ऐसा सवाल दिया है तो डेफिनेटली वो आपके पास वैल्यूज कुछ ऐसे देता है जिससे वो वैल्यू कट जाती है, ठीक है। तो जैसे 10% पे आपने चेक किया तो ये ओवरऑल वैल्यू बन गई आपके पास 11/10, ठीक है, 11/10। तो 11/10, 11 से इसको काटा, आपको हो गया 11 88 और 44, 8400 रुपये बन गया। 8400 में ये आके जुड़ेगा तो आपके पास कितना 48, तो जोड़ो आप 8 4 12 और 8 4 12 एक 13, 132 बन रहा है। और इधर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 12 × 11 तो ये भी 132 बन रहा है। तो मतलब जो हमने रेट 10% माना था वो कहीं ना कहीं सही है। तो इस तरीके से सोच के भी थोड़ा आसान किया जा सकता है कभी कभी सवाल को। तो ये रेट यहाँ पे 10% हो जाएगा, ठीक है। तो सभी टाइप के सवाल मैंने इसलिए लिए कि आपसे सवाल कैसा भी पूछ ले आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसके बाद में एक आपसे बोला क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट और आपका एनुअली और सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम मनी फॉर 3 ईयर्स के लिए 10% की रेट पर इतना है दे रखा है आपको, तो सम आपको फाइंड आउट करना है। देखो 10% की तो रेट दे रखी है और जो मामला है वो 3 साल का है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में बता दीजिए आपको कि सिंपल इंटरेस्ट तो हो जाएगा आपके पास 30% का, ठीक है, अगर रेट की 10% की है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा आपको कि 33.1%। तो ये हमने इक्विवेलेंट रेट निकाल ली है इनकी। अब देखिए डिफरेंस पूछा था, आप मुझे बता दिए आपको 3.1 का हो जाएगा। आपको यही वैल्यू दे रखी है, ये जो वैल्यू दे रखी है स्टार्टिंग में यहाँ पे ये 3.1 की दे रखी है। आपको राशि निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, आपको कि 100 रुपये, तो यही निकालना है। तो पॉइंट हटाओ 0, इससे काटोगे या कहीं ना कहीं 9 बार जा रहा है, तो 9000 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में 23 में बोला है कि 10% आपके पास रेट दे रखी है और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4000 रुपये की जो राशि है उधार दी जाती है। ब्याज है जो वार्षिक संयोजित होता है। तो दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर आपको फाइंड आउट करना है। याद करो ऐसा कंसेप्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था आपके साथ। तो दूसरे साल और तीसरे साल पर्टिकुलर साल में आपसे पूछ ले उनके बीच में अंतर, तो क्या करोगे, लास्ट वाली अप्रोच याद करो। और मेथड नंबर 5 में मैंने क्या बताया था, आप स्टार्टिंग से जो वैल्यू दे रखी है 4000 रुपये उसको पकड़ो। 4000 रुपये को पकड़ा आपने और 4000 रुपये पर 10% लगाया तो आप कह दोगे 400 रुपये,
इसमें जोड़ा आप कह दोगे 4400 रुपये। 4400 रुपये को फिर आगे लेके जाओगे 10% के हिसाब से, आप कह दोगे कि यहाँ पे आपके पास 44 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये 440 आएगा, सॉरी 440। अब 440 आ गया। अब इस 440 को दोबारा इसमें जोड़ोगे, दोबारा जोड़ दिया इस 440 को इसमें, तो आप कह दोगे 0, ये आपके पास 4, ये 8, ये 4, 4 8 4 0। इस पर फिर दोबारा 10% निकालोगे तो आप कह दोगे 484 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा ये है कि यहाँ पर जो मामला क्या है कि दूसरे और तीसरे साल के जो चक्रवृद्धि ब्याज है उसके बीच में अंतर। तो देखिए दूसरे साल में इतना बन रहा था, तीसरे साल में इतना बन रहा है, तो दोनों का अंतर अगर मैं बात करूँ तो कितना होगा आप बताइए। तो आप सीधा सीधा बता दोगे यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 484 में से 440 से माइनस करोगे तो आप सीधा कह दोगे 44 का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे सीधा सीधा बता दिया कि दूसरे और तीसरे वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर, ये इतना आप ऐसे इजीली निकाल लोगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और बाकी और भी तरीके हैं इसको देखने के। कैसे, देखो आपने क्या किया कि 10% की रेट दे रखी 4000 रुपये है, तो इसको ट्री मेथड से भी करना चाहो कर सकते हो। 4% इसका 10% निकाला आप कह दोगे 400, इसका निकाला इधर आप कह दोगे 400, इधर निकाला तो इधर भी 400, ये तो आएगा ही 3 बार। इसका फिर आपने निकाला आप कह दोगे ये 40, इसका निकालोगे आप कह दोगे 40, इसका इधर आएगा ये 40, और फिर इसका निकालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 का 10% 4। ठीक है, ये 4 आएगा नीचे सबसे। अब बात मुझे बताइए कि इनका डिफरेंस कौन से साल, दूसरे साल का और तीसरे साल का। पहले साल का तो यही मामला है, दूसरे साल का ये मामला है, तीसरे साल का ये मामला है। ब्याज के बीच में बात चल रही है तो ब्याज के बीच में ही बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस बताइए। देखो पहले साल वहाँ पे भी हमने निकाला था तो वो 400 आ रहा था, ये 440 आ रहा था, ये 484 आ रहा है। देखो डिफरेंस निकालना है, 440 ये रहा, 484 ये रहा, माइनस कर लो 400 400 40 40, तो 44 बच रहा है केवल 44। तो ऐसे भी देख सकते हो ये ट्री मेथड से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि उधार ली और पहले वर्ष के अंत में 4000 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 7700 रुपये का भुगतान करके इसे चुकाने के लिए सहमत हो गया। यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% हो तो राशि आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करो कि राशि को ही x मान लो, आपको x था, उस पर क्या हुआ कि 10% रेट के हिसाब से चलेगा मामला पहले साल में। तो आप मुझे बताइए पहले साल में 10% के हिसाब से चलेगा तो क्या हो जाएगा, वो राशि हो जाएगी 11/10। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल डिस्कस किया था ना, मैंने ऑप्शन के थ्रू करवाया था, सेम सवाल है बिल्कुल ऐसे कैसे। उसमें आपसे राशि दे रखी थी, दूसरी चीज़ पूछ ली थी रेट। यहाँ पे रेट दे रखी है, राशि पूछ ली है, बस फर्क कुछ भी नहीं है। एक्स है उसका इतना परसेंटेज, इसमें कितना पैसा दे दिया उसने 4000 रुपये दे दिया, तो ये माइनस कर दिया। अब आगे ये जो बचा है उसका फिर दोबारा 10% निकालोगे तो 11/10 इतना हो गया। ये इसमें फाइनली इसको 7700 रुपये में फाइनल इसको कर दिया भुगतान कंप्लीट। तो 11 से काटा इसको आपने, आप कहोगे 70, तो ये 7000 आ जाएगा, एक जीरो इधर जाएगा, ये 4000 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो फिर ये फाइनल कितना बन जाएगा 11000। तो 11000 से 11 कटेगा ओवरऑल, तो यहाँ पे आपका आंसर वो बनेगा वो 10000 बन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, 11 से 11 कट भी जाएगा तो 10000 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि आपके पास 30,000 रुपये की राशि है, 15% वार्षिक दर पर 2/3 वर्ष के लिए भुगतान किया जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज आपको फाइंड आउट करना है, CI की वैल्यू। कैसे करोगे इस सवाल को आप मुझे बताइए। देखिए कैसे कर सकते हो, 15% की रेट है तो सबसे पहले देखो 15% का साइकिल है, दूसरा 15% का साइकिल है, आपको कि ठीक है ये तो 2 दे रखे हैं। तीसरा मामला क्या है कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसमें 15% नहीं लेना है इस बार क्या लेना है 15% का 2/3 साल तक ही चलना है, 2/3 का हिस्सा ही। तो फिर इसका निकाल लो आप, तो आप कह दोगे इसका मैंने ये निकाला तो 3 से काटा इसको 5 बार तो 2 आ जाएगा, तो 5 दूनी 10, तो 10%, तो 15%, 15% और 10% ये रेट हो गई आपके पास। ठीक है, इतनी रेट है तो इस हिसाब से ही आपको चलना है अभी, तो वैल्यूज भी इस हिसाब से कैलकुलेट होंगी। तो अब कैसे करोगे, सबसे पहले क्या करो आप कि ये जो वैल्यू दे रखी है इसका आप निकाल लो यहाँ पे, या फिर क्या कर सकते हो दूसरा तरीका, इन जो भी रेट बन रही है इसे इक्विवेलेंट रेट निकाल लो आप, सिंपल सा तरीका तो वही रहेगा आपका। तो 15-15 का आपको कह दोगे 30
और 30 से फिर आ जाएगा 2.25, ठीक है, तो 32.25 आ गया। 32.25 को फिर 10 से ऐड करोगे और प्लस इसको फिर दोबारा मल्टीप्लाई करोगे, 32.25 को 10 से बटे 100 आ जाएगा। तो आप सीधा बोल दोगे यहाँ से 42.25 और ये आपके पास आ जाएगा 3.225। तो ये बन जाएगा 5, 7, ये 4, ये आपके पास 5, ये आपके पास कितना 4, 45.475, 45.475 ये रेट आ गई। इससे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ प्रिंसिपल को तो सीधा ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको सीधा सीधा, 0 अपने आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 तिया 15, 1 7 तिया 21, 2 22, 2 3 चौके 12, 2 14, 1 3 और 35, 135, 136। तो ये आपके पास बन गया 136 425, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से। अब देखिए इस क्लास में हमने देखो ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है चैप्टर, ये इसका पार्ट 1 है। इसमें और भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जो अभी ये इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए, अगली क्लास में और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके पूछे गए एग्जाम में, वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट का पार्ट में इसका। तो 2 पार्ट में इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। पार्ट 1 ये हो गया आपका, पार्ट 2 और आएगा इसका, उसमें बाकी जो रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। SI का भी पूरा हो गया, ये CI का हो जाएगा। फिर इसके बाद में दोनों चैप्टर से रिलेटेड इंस्टॉलमेंट का एक चैप्टर लेके आएंगे, जिसमें इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड CI की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं और SI की इंस्टॉलमेंट कैसे निकालते हैं वो हम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। इंस्टॉलमेंट की केवल एक क्लास आएगी जिसमें दोनों इंस्टॉलमेंट के बारे में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं और कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें चलने वाली हैं आगे, और बाकी क्लासेज पहले जो इससे हो चुकी हैं वो आप सभी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं ये, आप जब इनको देखोगे अच्छे तरीके से गौर कर तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एक एक जो क्वेश्चन है ना जो लिया गया है उसके कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने ये जो क्वेश्चन डाले ना, आप अब इसको गौर करोगे, जब आप इनको बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जब आप जो एग्जाम में देने जाओगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। एक एक जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 24, ये 25, हर एक क्वेश्चन की इतनी इंपॉर्टेंस है कि ये बहुत आपके पास शॉर्ट लिस्ट करके मैंने एक बनाए गए क्वेश्चन, बहुत मेहनत से ही आपके पास प्रेजेंट हो रहे हैं क्वेश्चन। ऐसे ही नहीं मैंने कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे रैंडम उठा लिया हूँ, नहीं, बहुत छानबीन करके कि हाँ ये क्वेश्चन ही ये आपके लिए यहाँ पे ठीक रहेगा, ये 25 पहले आना चाहिए, ये 25, 6, 24 पहले है, सबका ऑर्डर। और ये जो क्वेश्चन एक एक आपको दिख रहा है ये बहुत आपके पास खोजबीन करके और आपके सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, तो इनको आपको उसी हिसाब से ही समझते हुए चलना है, सीरियस लेकर। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बाकी कनेक्टेड रहें अपकमिंग क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।